You have said डेली 2 से 3 लीटर पानी पीने से 80% डेंगू तो ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली। लेट अस सपोज हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक पाइप है, वो पाइप को अटैक करेगा, उसमें से पानी जा रहा है, अब पाइप में होल हो जाएंगे तो पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। हमारी ऑर्गन्स का मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम ब्लड है, ब्लड लिक्विड होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, वो पियोगे तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, हर चीज को, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। क्या हो सकता है अगर कच्चा मिल्क पीता है कोई? तो कच्चे दूध से ब्रुसेला होने का चांस बढ़ जाता है। वो पहले तो आपको बुखार करेगा, आपके सारे सेल सप्रेस कर देगा, हार्ट के वॉल्स के ऊपर परमानेंट डैमेज कर देगा, फिर वहां से निकलेगा ब्रेन में चला जाएगा, वहां से हड्डियों में जाएगा, हड्डियां तोड़ देगा। पैरासिटामोल लेनी चाहिए? एक नॉर्मल बंदा SOS बेसिस पे पैरासिटामोल ले सकता है जिसमें कोई हार्म नहीं है। कौन सी 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ फीवर? एक तो सेल्फ मेडिकेशन मुझे लगता है बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, फीवर को इग्नोर करना 3 दिन से ज्यादा। तीसरी लगती है कि इधर उधर से बात सुन के अपना खुद इलाज कर लेना गलत बात है। क्या आपको पता है कि आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है? पेन किलर्स का आपके ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होता है? आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नवनीत अरोरा। आज हम उनसे जानेंगे वेदर चेंज होने से फीवर क्यों होता है, पेन किलर्स लेने की सेफ डोसेज क्या है और फीवर आपके ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है। 3 डेली हैबिट्स जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो फीवर, वायरल, जो इतनी चीजें हमारे देश में उसे नहीं हो। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज, गुड डाइट, गुड स्लीप मस्ट। फीवर से ब्रेन को क्या असर होता है? 5 रीजंस कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फीवर होता है, ये क्या है? बेसिकली आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। मैं आपके वीडियोस देखता हूँ तो काफ़ी थोड़े अगेंस्ट हो आप एंटीबायोटिक्स के। तो मैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक लेने के डेफिनेटली अगेंस्ट। तो घर घर में इंडिया में तो हर कोई चलो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, 2 दिन फीवर आया एंटीबायोटिक डाल दो। हाँ, तो नॉट थोड़ा गला खराब हो रहा है एंटीबायोटिक, बिल्कुल नॉट राइट। 70 to 80% डेटा है, मतलब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, गूगल कर लो। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के सॉफ्टवेयर हैं, अप टू डेट है, पबमेड है, सब पे अवेलेबल है। 70 से 80% गले खराब सीजनल फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा से कॉज होते हैं, रियो वायरस से कॉज होते हैं। उसमें आप चाहे एंटीबायोटिक बच्चों वाली खिला दो चाहे बड़ों वाली खिला दो, ठीक उसने 5 से 7 दिन में होना है, ठीक है ना। और आप जो मर्जी जोर लगा लो, ठीक होना नहीं उसने उसके साथ। बट अब क्या होता है ना, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 5 से 7 दिन का। आप 5 दिन खाते हो कि यार मैं तो इससे ठीक हो गया, आप 5 दिन मिश्री खा लो, आप ठीक तो उससे भी हो जाओगे, कल को आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार मिश्री से ठीक हो जाता है बंदा, है ना। तो ये डिफरेंस है। जब सच्ची में निमोनिया हो जाएगा या LRTI हो जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर चाहे आप 100 दिन रुके रहो ठीक नहीं हो गए, उस टाइम पे लोग कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स नहीं खाएंगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, ये पता होना चाहिए। पता अपने डॉक्टर से कर लो, खा खुद लो, कोई चक्कर नहीं, बट पता करके खाओ कि क्या करना है। और अगर पता करके खाओगे तो 5 चीज़ें बचाओगे, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करोगे इस चीज़ से। तो इसीलिए मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। नॉट अगेंस्ट बट नॉट इन फेवर। नॉट इन फेवर, फेयर। क्योंकि मैं जितना पढ़ता तो मैं अदर साइड ऑफ द बैलेंस पे पहुंच चुका हूँ एंटीबायोटिक के, कि मुझे डर लगता है, मुझे चाहिए ही नहीं एंटीबायोटिक्स, मुझे चाहिए ही नहीं। क्योंकि मैंने ना इतना पढ़ लिया इसके बारे में और इतने सारे डॉक्टर्स ने इतनी सारी रिसर्चेस पढ़ ली कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते जा रहा है। तो ऐसा हो गया कि जो हर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब बाद में कभी कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। Exactly. तो अगर मेरे को कोई बड़ी बीमारी हुई, उस दिन काम नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मैं छोटे जो दर्द होते हैं गले वले की या कोई प्रॉब्लम होती है, मैं दूर रहता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कैसे डिजीज होगा, कैसे वो आपकी बॉडी पे एक्ट करेगा, कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और कैसे वो क्लियर होगा या क्रॉनिक हो जाएगा। तो वायरल्स की नेचुरल हिस्ट्री तो होती 7 दिन की है। तो वो आएगा, 2-3 दिन बुखार करेगा, फिर गला खराब करेगा, फिर आपको नोज ब्लॉक होएगा, रनिंग नोज होएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। अब आप एंटीबायोटिक तीसरे दिन पे शुरू कर दोगे तो भी 7वें दिन ठीक होगे, पहले दिन कर दोगे तो भी 7वें दिन ठीक होगे, नहीं करोगे तो भी 7वें दिन पे ठीक होगे। अब आप देख लो कि आपने कैसे ठीक होना है। अब आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। तो उसके लिए आप जाते हो, जब आप जाते हो यू आर वेल विद इन योर रेंज टू आस्क कि सर आपको क्या लग रहा है। इतनी नॉलेज तो सभी को है, वायरल बैक्टीरियल तो कोविड ने सबको बता दिया है कि क्या होता है ना। इतनी नॉलेज तो अब मेरे को लगता है कि रिक्शा पुलर से लेके एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को भी है। तो इतना तो पूछ सकते हैं कि सर आपको बीमारी क्या लग रही है, फिर क्या के बाद वो अपने आप ही बता देगा कि भाई ये वायरल लग रहा है या बैक्टीरियल लग रहा है। हाँ, अगर बैक्टीरियल लग रहा है तो एंटीबायोटिक लेने में कोई हार्म नहीं है, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट इज फाइन।
बट दैट शुड बी सपोर्टेड विद द इन्वेस्टिगेशंस। तो इसका मतलब है कि अगर वो ट्रीटमेंट चल रही है तो आपको अगले दिन इन्वेस्टिगेशंस के साथ फॉलो अप करना है, क्योंकि वो बंद हो जाएगी एक दिन में। बट अगर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट नहीं दी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी है, यू आर फाइन आई गेस। इन्वेस्टिगेट तो तब भी करेंगे बट उसमें वही प्रूव होगा जो उसने सोचा है। तो क्लिनिकल सस्पेशन बेसिकली एम्पेरिकल ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक। एम्पेरिकल बेसिकली होता है कि आप क्लिनिक पे आए या डॉक्टर के पास आए, उसने अपने दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट इन्फेक्शन आपको है वो बनाया, उसमें उसके टॉप 3 में बैक्टीरियल भी आया है ना, तो उसने उसको अज्यूम करके कि ये बैक्टीरियल हो सकता है, हिट अर्ली हिट हार्ड और एंटीबायोटिक डाल दिया। दैट इज नॉट रॉन्ग, ओके, है ना, दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर उसके दिमाग में आया कि यार है तो वायरली, चल सेफ रहने के लिए डाल देता हूँ, प्रोबेबली अ थिन लाइन नॉट टू बी डन, है ना। बट अगर उसने ये सोच के डाल दिया है कि मेरे टॉप 3 में बैक्टीरियल आ रहा है, तो उसको फिर अपने क्लिनिक्स के साथ, मतलब लैब्स ब्लड वर्क के साथ उसको वो भी करना है, जस्टिफाई भी करना है अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी। अगर वो जस्टिफाई हो जाता है तो फुल कोर्स चलेगा, नहीं होता है तो वो अगले दिन बंद कर देगा उसको। तो फॉलो अप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। गॉट इट। बट आजकल के बिजी वर्ल्ड में फॉलो अप का टाइम नहीं है। हालांकि फॉलो अप फ्री होता है बट उसका टाइम भी नहीं है कि चल यार अब तो दवाई दे दी है, लेके देख लेते हैं, है ना। तो ये 5 दिन बाद ही जाएंगे। हाँ, कि भाई अब उसके बाद ही देखेंगे, जाएंगे भी अगर बीमारी रही, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या है एंड सिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है? सिम्टोमेटिक मतलब जैसे गला दर्द हो रहा है, गर्म पानी पिया है हमने, मतलब सिम्टम्स जो आपको तंग कर रहे हैं। तो सिम्टम्स और अंडरलाइंग डिजीज में डिफरेंस होता है। अंडरलाइंग डिजीज सिम्टम्स कॉज करता है। जैसे मान लो मुझे बैक्टीरिया हो गया है या यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो मुझे बुखार हो रहा है, तो यूरिन इन्फेक्शन अंडरलाइंग कॉज है और बुखार जो है वो सिम्टम है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट बुखार का नहीं होता है, बेसिकली ट्रीटमेंट तो यूटीआई का होता है एंटीबायोटिक से। बट बुखार उतर जाता है उससे, क्योंकि उसका सिम्टम खत्म हो गया। जब बीमारी खत्म होगी तो सिम्टम खत्म हो गया। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। गुड। ऐसे किसको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? देखो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रूवन है एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नाम दो 3-4, जैसे किन केसेस में लेनी चाहिए, किन केसेस में नहीं लेनी चाहिए? हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेनी चाहिए। आपको निमोनिया हो जाए बैक्टीरिया से, डेफिनेटली लेनी चाहिए। वायरल निमोनिया हो जाए, नहीं लेनी चाहिए। आपको यूटीआई हो गया, लेनी चाहिए। प्रोस्टाइटिस हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बैक्टीरियल्स जिससे होते हैं, तो उन सब में लेनी चाहिए। बट अगर यही एटियोलॉजीज, मतलब यही कॉजेज किसी और ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं, ये नहीं है कि ये सारे जो लिस्ट मैंने दी है ये बैक्टीरिया ही कॉज करता है, ये वायरस भी कॉज कर सकता है, तो उसके लिए उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। 40 मिनट्स टू 1 डे उसका टर्न अराउंड टाइम है, उसमें पता लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देखना चाहिए। सर, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। दिख रहा है तो दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है तो दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं है। दिख रहा है तो दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड है। और आजकल दिखता है, 90% केसेस में दिख जाता है। इट्सा है, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उनका आर्टिकल है इस चीज़ पे कि पहले फीवर का कॉज 53 to 70% पेशेंट्स में ही दिखता था, अब अराउंड 80 से 90% में पता लग जाता है कि क्या है कॉज। एडवेंट ऑफ मेडिसिन हुआ है, न्यूअर RT-PCR बेस्ड मॉलिकुलर टेक्निक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है जिसमें आप RNAs को पीछे ट्रेस कर लेते हो, DNAs को पीछे ट्रेस करके ऑर्गेनिज्म बता देते हो। तो अवेलेबल सब कुछ है हमारे पास, बट ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको 1 आधा दिन लग सकता है, बट पेशेंस पेशेंट को भी होनी चाहिए। तो अगर जो गला खराब हो जाता है लोगों का, पहले 3 दिन तक कुछ नहीं करना है, पानी पियो गर्म, बस ठीक हो जाएगा। नहीं होएगा तो आगे देखेंगे। नहीं हुआ तो बुखार भी चढ़ता रहेगा, बहुत कुछ होता रहेगा, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स आने लग जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपको भी और आपके डॉक्टर को भी। बट पहले दिन से ही एंटीबायोटिक लेना तो मेरे को लगता है कि नॉट राइट। और 3-4 दिन बाद एंटीबायोटिक ले सकते? नहीं, 3-4 दिन बाद नहीं ले सकते हो एंटीबायोटिक। 3-4 दिन में पता लग जाएगा कि क्यों हुआ है। कल्चर को 3 दिन लगते हैं 72 आवर्स आने में, PCR को 1 दिन लगता है आने में। तो ये जब भी आप 3 दिन बाद तो आप क्लिनिक पहुंचोगे ना, 3 दिन तक तो आप घर पे रहोगे। ये तो आप लगा के चलो कि 3 दिन तक तो आप कहीं नहीं जा रहे, है ना। 3 दिन बाद आप मिले उससे जाके, तो साइकिल मान लो हफ्ते की है, 5 to 7 डेज की साइकिल है, उसमें से 3 दिन निकल गए, 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन आ गई। अगर तब भी दोबारा जाना पड़ गया तो डेफिनेटली एम्पेरिकल ट्रीटमेंट चाहिए। और अगर वापस जाना ही नहीं पड़ा, फिर आप वैसे ही कुछ नहीं ले रहे हो तो कुछ नहीं चाहिए। और अगर उसके बीच में कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया तो खुद फोन आएगा कि आप वापस आओ, हम ये देंगे आपको। और जो सर्दी जुकाम में भी लोग लेते हैं एंटीबायोटिक्स? सर, एंटीबायोटिक्स इज अ नो फॉर मी अनलेस एंड अनटिल आपने देख लिया है या क्लिनिकली सस्पेक्ट कर लिया है। हाँ, ओल्ड एज पेशेंट आया 65 से ऊपर, मेरे को बुखार हो रहा है, ठंड लग रही है, पहली चीज़ मेरे को UTI आएगी दिमाग में, है ना, तो मैं दूंगा उसको एंटीबायोटिक। बट मैं एज रिलेटेड दूंगा ना, मैं ऐसे थोड़ी कि यार 18 साल से 65 साल के बीच में कोई आ गया, नॉर्मल फ्लू सीजन चल रहा है, मुझे पता है कि भाई सीजनैलिटी है ये, इसमें ये होना चाहिए, या कोई पेशेंट डेंगू के टाइम पे आ गया,
और मेरे को पता है कि डेंगू है, मैं उसको थोड़ी एंटीबायोटिक दे दूंगा, वो तो मेरे पार्ट पे ठीक नहीं होगा, है ना? तो ऐसे। ओके, ये मुझे बता, फीवर होता क्यों है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, ब्लड में आते हैं और अटैक करते हैं। वो कैसे अटैक करेंगे? वो टॉक्सिन्स जो कि पॉइजन होता है उनके अंदर, वो रिलीज करते हैं। अब उनका काम है, उनका बेसिकली काम क्या है कि वो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब वो अपने आप सर्वाइवल उनका कम है, तो वो किसी के ऊपर रह के वो करेंगे। तो हमारे ब्लड में हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे सेल्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, वहाँ रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो उन्होंने अपना पॉइजन निकाला। अब बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से चलती है। बॉडी को पता है यार कि इसकी आर्मी आ रही है, हमारी तो खुद की आर्मी है। इधर से बॉडी ने अपने टॉक्सिन्स, जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं, वो रिलीज किए। अब इन दोनों में लड़ाई हुई। ये साइटोकाइंस ने मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया, ब्रेन पे इफेक्ट किया। तो ब्रेन के अंदर एक पॉइंट होता है, थर्मोरेगुलेटरी पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस में, वो टेम्परेचर सेट पॉइंट ऊपर कर देता है। ये तो हो गया स्पेसिफिक रीजन। दूसरा रीजन है कि एक हमारा अक्यूट, मतलब इमीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। उसमें हमारी ब्रेन मेमोरी, इम्यूनिटी मेमोरी में होता है कि कई ऑर्गेनिज्म थर्मोलेबाइल, मतलब कि हीट से मर जाते हैं, तो बॉडी इसीलिए भी अपना थर्मोसेट पॉइंट ऊपर करती है। तो ये एक्सोजिनस मतलब बाहर से आए हुए ऑर्गेनिज्म, एंडोजिनस मतलब अंदर वाले ऑर्गेनिज्म, अंदर वाले हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, प्लस इनेट इम्यूनिटी मतलब कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, तीनों मिला के टेम्परेचर राइज करते हैं ताकि हमारे को बेनिफिट हो और फीवर हो जाता है। तो अब फीवर और वायरल और इन्फेक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फीवर एक सिम्टम है, फीवर बीमारी नहीं है। ओके। इन्फेक्शन बीमारी है। अब इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, वो उसके कॉजेज हैं। तो ये डिफरेंस है तीनों में। ओके। कि फीवर बीमारी नहीं है, आप फीवर नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप बीमारी ट्रीट कर रहे हो। फीवर अपने आप ठीक होएगा। ये है बात। इंटरेस्टिंग। सो फीवर आना इज नॉट अ बीमारी। कोई कुछ फीवर आना इज अ कुछ हुआ होगा। फीवर आना मतलब घर की बेल बज गई है कि भाई कोई घर में आया है। बट आया कौन है पता नहीं। आया कौन है वो तो जब तक आप या वीडियो पे देखोगे अपनी बेल पे या खुद जाके देखोगे तभी पता लगेगा। वायरल क्या होता है? वायरल बेसिकली वायरसेस की वजह से होता है। अब वायरसेस मल्टीपल टाइप के होते हैं, है ना? जैसे आपके 10 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्तों के अलग अलग नाम है, वैसे 10 वायरसेस हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना? तो बेसिकली डीएनए और आरएनए वायरसेस होते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से, मतलब मिनिमलिस्टिक बंदा बोल सकते हो आप वायरस को ना, कि कुछ नहीं है उस पर, बस एक जेनेटिक मटेरियल है, बॉडी में घुस गया है, वो जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल में डाल दिया और वहाँ रेप्लिकेट कर रहा है और चिल कर रहा है बिल्कुल ही, कि हाँ भाई मैं तो इसी पे खा पी रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, रेंट मैंने देना नहीं है, बॉडी को मैं इवेड कर ही लूंगा, इतना मैं स्मार्ट हो गया हूँ कि इम्यून सिस्टम को मैं बेवकूफ़ बना लूंगा और जिंदा रहूंगा। ये वायरस घूमता ही रहता है और हर जगह बस घूम के ब्लड में जाता है, एक सेल में घुस जाता है, उस सेल को बारी बारी ये रेप्लिकेट रोक सकते हैं हम? हाँ, रोक सकते हैं बिल्कुल। इसको बॉडी खुद रोक देती है। 90% वायरसेस हमारी इम्यून रिस्पॉन्स से मर जाते हैं। पर हर थोड़े दिन में कुछ लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? इम्यूनिटी वीक है आपकी, प्रोटीन खाओ ढंग से, 1 ग्राम पर केजी, ठीक हो जाएगी और उससे सही हो जाएगा। तो यू थिंक कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं? नहीं, जो लोग प्रोटीन सिर्फ लेते हैं वो कम बीमार नहीं पड़ते। जो लोगों की डाइट हैबिट्स अच्छी हैं, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, वो डेफिनेटली कम बीमार पड़ते हैं। गॉट इट। एंड जैसे आपने बोला कि 60 किलो का बंदा है, 90 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। 60 to 90 60 to 90 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। अब ये फूड सोर्सेज से ही ज़रूरी है कि कहीं मर्जी से ले लो सकते हो। अभी 3 तो स्कूप ले लें, खत्म। देखो, अब 3 स्कूप में 75 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगे, उसके साथ खाना पीना तो खाओगे, कम से कम नहीं तो 30-40 ग्राम प्रोटीन तो जाएगा। तो फिर सरप्लस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत लोगों का प्रोटीन इंटेक ही बहुत कम होता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक जो खाना होता है उसमें प्रोटीन है ही नहीं। हाँ, सुबह दाल तो छोड़, सब्जी रोटी खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं, उसमें क्या ही प्रोटीन मिल रहा है? हाँ, 10 ग्राम का, राइट। तो अब ये 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 3 स्कूप प्रोटीन लेने पड़ेंगे। और देखो, आपने अगर 60 ग्राम प्रोटीन बनाना है, आप जैसे मर्जी बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3 स्कूप ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक दिन में? मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट नॉट अ डाइटिशियन टू बिल्कुल ही आउटराइटली आपको फैक्ट दे देगा, वो नहीं दे पाऊंगा। बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विदाउट डिसबैलेंसिंग एनीथिंग मिल रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। बट देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे मल्टीपल रिसर्चेज हैं लिवर के जर्नल्स के ऊपर कि लिवर टॉक्सिक होती हैं कई चीज़ें। आई थिंक आपने ट्विटर पे फॉलो किया होगा जिसकी आप बात करो, हमारे सीनियर हैं वो, ठीक है ना? तो ही हैज़ अ स्टडी, अ वेरी गुड स्टडी टेलिंग कि कौन कौन से प्रोटीन्स आर वेरी गुड
मैं पेपर नहीं कोट कर सकता क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो बहुत अच्छा पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ले रहे हो तो 3 स्कूप ले सकते हो बड़े आराम से। So, क्योंकि जितने डॉक्टर से मैंने बात करी, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द पॉडकास्ट जो आए। एक जो बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस पढ़ रहे हैं और हार्वर्ड की स्टडीज़ पढ़ते हैं, स्टैनफोर्ड की स्टडीज़ पढ़ते हैं, या ये बायो हैकिंग वाली वर्ल्ड में एंटर होते जा रहे हैं। दे आर नॉट डॉक्टर्स बट बहुत एक्सटेंसिवली वेल रिसर्च, वेल रेड पीपल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, न्यूट्रिशन, यूजुअली ह्यूमन परफॉर्मेंस पे करते हैं। ये लोग बहुत फेवर में प्रोटीन्स के, राइट? मैं भी हूँ। हाँ, ठीक है। फिर डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स में डिवाइडेड है। कुछ डॉक्टर्स बहुत फेवर में, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं यार नहीं लेना चाहिए क्योंकि किडनी और लिवर में बहुत ज़्यादा। देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब पता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। जो मेरी फील्ड की स्पेशलिटीज़ हैं, हाँ शायद मुझे उसमें टच नहीं कर पाओगे, बट उसके ऊपर नीचे टच क्या मुझे धक्का भी दे पाओगे। तो मैं बोलता हुआ कि यही है राइट, नहीं है ठीक। हाँ, मेरे पास अगर कोई चीज़ मैंने पढ़ रखी है वो बोलता हुआ मैं राइट हूँ, हो सकता है, फेयर है ना। तो अब हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा हो, जैसे कि आप सीरम क्रिएटिनिन और LFTs की बात कर रहे हो, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिससे वो बिगड़ते हैं। Yes. हालांकि मैं बहुत पढ़ता भी था इसके लिए, मेरे को बड़ा डर लगता था इस चीज़ से, बट ये है कि जब आप एक बार उसको पढ़ के निकल जाते हो आगे, तो आपको ये पता है कि हाँ ये 2-3 चीज़ें सेफ हैं लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन पे हो चुकी है पोस्ट मार्केटिंग और सब कुछ, तो वो आप करते हो। बट ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। अब मैं कहूँ कि वे प्रोटीन 3 स्कूप ले लो, जनरलाइज हो गया ना यार, वो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये वाला पर्टिकुलर इस पे ये स्टडी आई थी, इसके अकॉर्डिंग ले लो, हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक है और कर सकते हो। तो ऐसे 2 स्कूप्स तक तो बहुत लोग लेते ही हैं रोज, है ना। मैंने तो किसी का LFT बिगड़ता हुआ ऐसा देखा नहीं है, बट नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो मतलब कैन नॉट बी कोटेड ऑब्वियसली। No, but I agree with this. मैं सिर्फ खुद की बात कर सकता हूँ और आइसोलेटेड एग्जांपल्स हैं। हाँ, और जितना पढ़ा है उसकी बात कर सकता हूँ। एंड मैं मेरे घर में मेरी मॉम की बात कर सकता हूँ, जब से मैंने उनका प्रोटीन लेवल स्टार्ट कराया, प्रोटीन स्कूप स्टार्ट करे और बढ़ाने लग गया। ऑल ऑफ अस, जब मैं प्रोटीन्स लेता हूँ, वर्कआउट करता हूँ या थोड़ी मेरी डाइट बेटर होती है, तब मैं डेफिनेटली कम बीमार पड़ता हूँ वैसे जब मैं नहीं लेता। 100%। मैं एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरी डाइट अप डाउन होती है, देयर इज ऑलमोस्ट 70% चांसेस कि चेंज ऑफ वेदर की वजह से बीमार हो जाऊंगा। तो मैं आपको इस पे करेक्ट कर देता हूँ, चेंज ऑफ वेदर कुछ नहीं होता, वायरल होता है जो भी होता है। अच्छा ओके, मतलब हमें तो यही बताया दूसरे शहर में गए, वायरल चेंज ऑफ वेदर इज वायरल, मतलब वो लेमैन टर्म है, इट इज वायरल। बीमार वेदर से होता ही नहीं है बंदा। AC के नीचे सो गया, फीवर हो गया ना, वायरल हुआ था, 3 दिन पहले किसी के कॉन्टैक्ट में आया था, नियरेस्ट कोरिलेशन AC लग रहा है कि हाँ यार कल ही चलाया था और आज बीमार हो गया, वो है। कोरिलेशन इज नॉट एवरी टाइम राइट। हम फीवर की बात कर रहे थे। हाँ जी। और आपने बोला फीवर सिम्टम है। एग्जैक्टली। फीवर बीमारी नहीं है। हाँ राइट। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से फीवर आ जाता है। तो मुझे बताओ कौन सा फीवर किस लिए आता है? ठीक, चलो पहले मैं ना एक चीज़ डिकोड कर देता हूँ। फीवर 90% मतलब इन्फेक्शन होता है और ये नॉन इन्फेक्टिव भी होता है। ओके। नॉन इन्फेक्टिव की बात नहीं करेंगे, मेरी डोमेन नहीं है, पता है मुझे उसके बारे में, बट बात नहीं करते। ठीक, इन्फेक्शन की बात करते हैं। इन्फेक्टिव फीवर्स बेसिकली जो होते हैं वो डिफरेंट कॉजेज से होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगल्स, प्रोटोजोआस, मिसलेनियस बैक्टीरियाज, अब मिसलेनियस ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है कि आपको किस टाइम पे क्या हिट किया है ये पता करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या रीज़न है। ठीक है। तो अब बैक्टीरियल फीवर्स अगर आपने वो करने हैं तो बेसिकली फीवर आगे डिवाइड होते हैं, अक्यूट फीवर लेस देन 7 days, अक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर 7 to 14 days, फिर आता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जो कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो बताती है कि 3 OPD विजिट्स, 3 इन पेशेंट विजिट्स, मतलब 3 इन पेशेंट डेज से ज़्यादा विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा अगर फीवर रहा है तो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है वो। तो इन तीनों में डिवाइड होता है। अक्यूट फीवर्स अगर आप देखोगे एकदम से फीवर चढ़ गया, मोस्ट कॉमनली वायरल की वजह से होता है। उसके साथ साथ वायरस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोल्ड सोर हर्पीज हो गया, है ना, या फिर आपको रियो वायरसेस हो गए, कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, जैसे H1N1 हो गया या H3N2 हो गया, है ना। ये सारे वायरसेस जो होते हैं अक्यूट फीवर कॉज करते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर मान लो UTI हो गया, बैक्टीरिया अपने आप नहीं ठीक होएगा, है ना। अगर हो गया तो वो पहले अक्यूट फीवर, अनडिफरेंशिएटेड फीवर, और अगर नहीं डायग्नोज किया तो फीवर ऑफ वो बढ़ता ही जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरे में तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या मेरा डॉक्टर बेवकूफ़ है या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं जा नहीं रहा हूँ, ये आपको पता लग जाएगा इस टाइम पे, है ना। तो ये वायरसेस हो गया। अब UTI कॉज करता है, मेजॉरिटी ऑफ द UTI
ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, समझ नहीं आएगा किसी को। उसके अलावा निमोनियाज होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, LRTI जिन्हें बोला जाता है ना। LRTI भी बेसिकली मेजॉरिटी बैक्टीरियल काइंड ऑफ वायरल से भी कॉज हो जाता है, बट वायरल अक्यूट ही रहते हैं। ज़्यादा बढ़ गया तो आपको सोचना है कि बैक्टीरियल फीवर आ गया। फिर उसके बाद फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है, मान लो किसी को कैंसर हो गया है, मेजर कॉज ऑफ डेथ इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है ना। कैंसर कॉम्प्लिकेशन से मारता है सबसे ज़्यादा, फिर कैंसर अपने आप से मारता है। फिर उसके बाद होते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसके लिए आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लेते हो, उसमें इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये वाले इन्फेक्शंस जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को होते हैं। ठीक है। फिर HIV इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शंस के अंदर आ जाता है कि जैसे मान लो हफ्ते से ज़्यादा इन्फेक्शन, मतलब फीवर आ रहा है, उतर नहीं रहा। अगर हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस पॉसिबिलिटी इंडिया, हफ्ते से ज़्यादा फीवर, TB एक पॉसिबिलिटी हो ही गई है, ठीक है। बाकी स्क्रब टाइफस करके इन्फेक्शन होता है, लेप्टोस्पायरा हमारे वहाँ बहुत कॉमन है, लेप्टो आपके मुंबई रेंज में बहुत कॉमन है ना। डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलैक्सिस चलता है, आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर्स बताती है। फिर आता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जो उसकी लेटेस्ट टर्म है। ये फीवर की जो प्रॉब्लम है, ये पॉइंट होता है जहाँ पर आपको एक डिटेक्टिव बन के ढूंढना पड़ता है कि बुखार हो क्यों रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द FUOs, मतलब फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इन्फेक्शन से कॉज होते हैं 53 to 70%, है ना। टोटल इन्फेक्शन से 90% फीवर कॉज होते हैं, बट जो फीवर का पता नहीं लग रहा है उसमें से 53 to 70% कॉज हो गए इन्फेक्शन की वजह से। उसके अलावा जब आप एज बढ़ती रहती है तो उसमें मेलिग्नेंसीज, मतलब कैंसर्स कॉमन हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस कॉमन हो जाते हैं, है ना। या फिर फैक्टिशियस फीवर्स होते हैं जो कि यंग एडल्ट्स के अंदर मिलते हैं कि फीवर हो नहीं रहा है बट टेम्परेचर मॉड्यूलेशन होती है। फैमिली मेडिटेरेनियन फीवर्स हैं, ये सारे होते हैं। तो ये एक मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या जब बुखार होता है तो आपको सोचना है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अलग अलग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं। नॉर्मल लोगों को इतना तो समझ नहीं आता, नॉर्मल लोगों को, कि भाई सर दर्द की वजह से फीवर हो गया, उसका मतलब क्या होता है? देखो, पहली बात तो फीवर रिकॉर्डेड है कि नहीं है से फीवर हो गया। मतलब कि 90% ऑफ द लोग जो आपके पास आके बोलेंगे कि बुखार हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे पूछोगे कितना बुखार हुआ है, सर वो तो चेक नहीं किया, तो वो बुखार थोड़ी हुआ है, लग रहा है। हाँ, गरम लगना बिल्कुल जायज़ है, बॉडी की सर्केडियन रिदम है। मॉर्निंग टेम्परेचर कम होता है, 8 AM टेम्परेचर कम होता है, 4 PM टेम्परेचर 99.9 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बीच में टेम्परेचर वेरी करता है पूरे दिन के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब पेशेंट्स को या फीमेल्स को आती हैं, उस टाइम पे फीवर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होना और फीवर में डिफरेंस है। फीवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो कि हैरिसन मेंशन करती है, इज मोर देन 100 फ़ारेनहाइट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा यहाँ पर कि वर्ल्ड वाइड कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर गाइडलाइन नहीं है फीवर के लिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लोग वहाँ पर 100.4 to 100.8 को भी फीवर नहीं कंसिडर करते हैं डॉक्टर्स। बट एक यूनिवर्सल कंसेंसस गाइडलाइन बनी थी, आई थिंक 1980s के अंदर इसकी स्टडी हुई थी। उसमें 6,70,000 पेशेंट्स के ऊपर एक्सिलरी टेम्परेचर देखा गया था और 99.9 तक फीवर को, टेम्परेचर को फीवर नहीं माना गया था। उसके ऊपर फीवर को फीवर माना जाता है। ये लेटेस्ट हैरिसन के एडिशन में भी है। ठीक है। तो पहले तो ये देखना है ना कि सिर दर्द के साथ टेम्परेचर बढ़ा है कि फीवर हुआ है, तो इसमें डिफरेंस है ना। और अगर ये हुआ है तो फिर देखना है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वायरल के सिम्टम्स विद हेडेक आते हैं, डेंगू के सिम्टम्स विद हेडेक आते हैं, मलेरिया में हेडेक होता है, स्क्रब टाइफस में हेडेक हो जाता है, लेप्टोस्पायरा में हेडेक हो जाता है, निमोनियाज में हेडेक हो जाता है। तो आपको फिर वो देखना है, बट पहले देखना है कि फीवर है या टेम्परेचर बढ़ा है, ये डिफरेंस देखना है आप। तो हेडेक से तो आपने बता दिया। जो जॉइंट पेन होता है, लोगों को लगता है कि यार आज तो मैं थक गया, बहुत पैर दुख रहे थे, और कल सुबह फिर वो थोड़ा फीवर आ गया, तो वो किस लिए होता है? फर्स्ट डिफरेंशियल वायरल, अगर लेस देन 7 days है, फीवर आया है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, बॉडी एक हो रही है, वायरल, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, इतना बेनिफिट मैं दूंगा वायरल को। अगर फीवर हो रहा है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, बैक एक हो रही है, डेंगू सोचूंगा मैं, बट वो सीजनली सोचूंगा। रेनी सीजन के आसपास मच्छर आते हैं उस टाइम पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनी सीजन में डेंगू होता है, डेंगू पूरा साल हो सकता है, बट मेजॉरिटी एपिडेमिक्स, मतलब कि
मोर देन व्हाट द सिटी और द एरिया इज एंटिसिपेटिंग, को एपिडेमिक बोलते हैं। वो वाला जो होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, जो अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। हमारे यहाँ तो अभी खत्म हुआ है और हर जगह खत्म हो चुका है, क्योंकि रेनी सीजन्स खत्म हो गए हैं, अब विंटर्स आ गए हैं। विंटर्स में डेंगू का मच्छर जिंदा रह नहीं पाता है, तो इसीलिए इस टाइम तक आते आते खत्म हो जाता है। इसमें मैं लेप्टोस्पायरा सोचूंगा, बारिशों के अंदर नंगे पैर आप जाते हो, यूरिनेशन ऑफ पिग्स या फिर डॉग्स की वजह से लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, मैं वो भी सोचूंगा। टाइफॉइड सोचूंगा मैं, बट उसके लिए मैं फीवर को हफ्ते से ज़्यादा का देखता हूँ। हफ्ते से कम को मैं इतनी जल्दी नहीं सोचूंगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एंडेमिक है टाइफॉइड के लिए। आप एक छोटा सा विडाल का टेस्ट ले आओगे, सर टाइफॉइड हो गया, मैं तो उस टेस्ट को कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज यूएस में डिटर्मिन्ड है, वो एक टाइफॉइड फ्री कंट्री है। वहां पर 1:40 1:80 को मानते हैं कि टाइफॉइड है। इंडिया में तो 1:320 तक नहीं मानते कि टाइफॉइड है। बट अब कुछ तो लेबल करना है, किसी ने तो भाई बोल के भेज दिया कि टाइफॉइड हो गया, बट दैट इज़ नॉट राइट, है ना। तो वो मैं उसके सिम्टम्स के साथ क्लिनिक्स को मैच करूंगा। इसको मेडिकल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज में बोलते हैं क्लिनिको पैथोलॉजिकल या क्लिनिको लेबोरेटरी कोरिलेशन। दोनों चीज़ें दिख रही हैं तो आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ें सोचूंगा अगर फीवर और हेडेक आप मुझे बोलोगे। एंड अगर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो तो सब कुछ सोचूंगा, A to Z जितना भी हो सकता है। हर वायरल सोचूंगा, हर बैक्टीरियल सोचूंगा। ट्रीट नहीं करूंगा, पर सीधा ढूंढूंगा कि क्या है, बट सोचूंगा हर कुछ। एवरीथिंग विल कम टू माय माइंड। बैक्टीरियल सभी में प्रेजेंटेशन है ना, जर्नल प्रेजेंटेशन है ये। मतलब आप मेरे को बोलोगे कि क्या कहते हैं उसको, मेरे को बुखार हो गया, गला भी दर्द हो रहा है, तो मैं शुरू होऊंगा वायरल से। फिर आप ड्यूरेशन बताओगे, अगर हफ्ते से ज़्यादा है तो बैक्टीरियल पे आ जाऊंगा, महीने से ज़्यादा है तो फंगल पे आ जाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ें मैं सोचता रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बुक्स में डिफाइंड है। बट सिर्फ फीवर और गला दर्द नहीं देखूंगा, फिर आपको एग्जामिन भी करूंगा। आगे आप में और भी सिम्टम्स देखूंगा कि गले दर्द के साथ साथ खून की उल्टी तो नहीं आई, स्पूटम तो नहीं आ रहा, ब्लड तो नहीं आ रहा, टीबी सोचूंगा मैं एक उसमें। बट ड्यूरेशन देखूंगा, मतलब जैसे हफ्ते से कम है, 2 हफ्ते तक है, 3 विजिट से ज़्यादा हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो करूंगा। वो जैसे ही आप मुझे बोलोगे मेरे दिमाग में चलने लग जाएगा वो। गॉट इट। एंड जो अल्कोहल से फीवर आ जाता है, कुछ भी लोग बहुत पी लेते हैं, हैंगओवर, नेक्स्ट डे हैंगओवर होता है, और हैंगओवर में देखो उनके लिए टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है ना, करते हैं लोग। 100 हो जाता है, बहुत लोग 100 से ऊपर हो जाएगा तो फिर कुछ सोचेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है। मतलब मेजॉरिटी केसेस में इन्फेक्शन सोचूंगा, बट इतनी जल्दी अल्कोहल से फीवर नहीं सोचूंगा मैं। अच्छा, अल्कोहल से यूजुअली अल्कोहल से हेडेक, नोजिया, हैंगओवर सिंड्रोम डेफिनेटली सोचूंगा, बट फीवर नहीं सोचूंगा। वीकनेस सोचूंगा उससे मैं। और जो थोड़ा गर्म हो जाते हैं वो ठीक है, गर्म हो जाते हैं, नापते नहीं ना। जिसने इतनी अल्कोहल ले ली उसको क्या पता टेम्परेचर का कहाँ देखना है मैंने, क्या करना है। तो यूजुअली जो बोलते हैं कि हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? हो रहा है तो उसका टेम्परेचर, उसको बोलना चाहिए कि 2 दिन टेम्परेचर मॉनिटर करो एवरी 4 आवर्ली। उसको लिखो, एक चार्ट बना के मेरे पास लाओ। अगर हो रहा है तो वी विल ट्रीट, नहीं हो रहा है तो यू आर फाइन। हम लोग दवाइयों की बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पैरासीटामोल के ऊपर बात करते हैं। पैरासीटामोल लेनी चाहिए? हाँ, सेफेस्ट ड्रग है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रैंडमली अगर एक नॉर्मल 100 के ऊपर मेरा फीवर गया तो खा लो। एक नॉर्मल बंदा SOS बेसिस पे पैरासीटामोल ओवर द काउंटर ले सकता है, जिसमें कोई हार्म नहीं है। नॉर्मल से मतलब है कि प्रीवियस कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए, क्रॉनिक इलनेस लंबे टाइम से। बट ऐसे मतलब मैं हूँ, आप वो हेल्दी हो तो जाके उठा सकते हैं। बिल्कुल। एंड लोग यूजुअली पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड पेन किलर, नॉट अ वेरी वेरी गुड पेन किलर, बट गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है उसके अंदर। और पेन के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग पैरासीटामोल है। क्यों ऐसे? पेन किलर क्यों नहीं? पेन किलर ले सकते हो, बट अगर ज़्यादा हो रही है तो पहले देखो तो सही कि बेसिक पे ही आप रुक सकते हो। जहाँ पर आपको बात करके लड़ाई सॉल्व हो रही है, वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब मारना ज़रूरी तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू दैट अब पेन किलर पे ही सीधा थोड़ी चले जाओगे आप। तो हल्का फुल्का पेन है तो, और पैरासीटामोल पेन किलर है एक्चुअली, इट इज़ एन एनाल्जेसिक ना, तो हल्का फुल्के में ये ले लेना चाहिए। बिल्कुल। एंड डिस्प्रिन वगैरह जो होती है वो? डिस्प्रिन देखो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पुराने उसकी दवाई है, बट लोग लेते हैं फीवर के लिए या हेडेक के लिए, बट मैं नहीं यूज़ करता हूँ इतनी। ना मैंने ज़्यादा पढ़ा है उसके बारे में। ओके। एंड एक और होता है आइबुप्रोफेन। इब्रुप्रोफेन, हाँ। वो क्या होता है? वो बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एक स्टेप ऊपर पैरासीटामोल से। तो पैरासीटामोल जो होती है वो बेसिकली एनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, बट ये NSAIDs हैं, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको, ये एक स्टेप ऊपर होती हैं, इनकी पेन किलर पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। लोग ऐसे बोलते हैं कि यार पैरासीटामोल असर नहीं करती। हाँ, बहुत ले लो तो नहीं भी करती है। टेकिफैलेक्सिस नाम की एक चीज़ है कि बारी बारी आप स्टिमुलस दे रहे हो तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलस देना बंद कर देते हैं, तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए यही एक पॉइंट है मेरा जिसमें एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट ना, ट्रीटमेंट ये नहीं कि मन कर रहा है तो कुछ भी कर दिया, ज़रूरत है तो कुछ भी कर दिया वाला सीन है इसके अंदर। बट ज़्यादा पैरासीटामोल लेने से लिवर को फर्क नहीं पड़ता? टॉक्सिसिटी डोजेज होती हैं उसकी, लाइक जनरली सेफ डोज एक नॉर्मल बंदे में 4 ग्राम तक जा सकते हो आप। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, एक जनरली रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो 4 ग्राम के आसपास तक सेफ रहती है। 1 ग्राम की 4 डोजेज जनरली हम देते हैं, तो वो पेन भी कल करती है, फीवर भी उतारती है। जैसे डेंगू वगैरह का फीवर जो कि उतरता नहीं है आराम से, उसमें हायर डोजेस पे जाना पड़ता है। यहाँ तक जनरली सेफ रहती है। इसके ऊपर डेफिनेटली लिवर टॉक्सिक रहती है। एसिटामाइनोफाइन जो इनका वो है पैरासीटामोल का बेसिकली सॉल्ट या ड्रग कह लो बेसिकली, तो वो बच्चों के अंदर दिक्कत कॉज करता है, तो उनके अंदर बाय वेट दी जाती है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आउटराइटली इतना हाई डोज पे जाते हैं। तो हर मतलब बेसिकली क्या होता है ना, टेलर्ड ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप कपड़े सिलवाने जा रहे हो, आपका और मेरा साइज़ सेम नहीं है, ऐसी दवाइयाँ हैं, आपकी और मेरी दवाइयाँ भी सेम नहीं है। आपको देख के आपके अकॉर्डिंग दवाई दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है दूसरे को देख के उस सेम दवाई चल जाएगी। एंड पेन किलर्स जो होती हैं बेसिकली वो अप फ्रंट मेरे को लगता है कि थोड़ा बच सकते हो उनसे, ज़रूरत पड़े तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही नुकसान कर देगी। रिपीटेड पेन किलर्स डेफिनेटली किडनी पे इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि पेन किलर्स ऐसी चीज़ होती हैं जब किसी को क्रॉनिक पेन मतलब लंबी पेन हो रही थी तो वो लेते हैं, तो फिर हिसाब नहीं रहता है कि कितनी ले ली दिन में, और एक दवाई की मैक्सिमम कैपिंग ऑफ डोज होती है, उससे ऊपर जाओगे तो वो हार्मफुल इफेक्ट देगी। एक्सेस में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है ऐसी दवाइयों के साथ। जो लोग बिना सोचे समझे पेन किलर ले लेते हैं ज़्यादा, नॉट राइट। क्या हो सकता है? रीनल किडनी फेल हो जाती है। आप एक चीज़ समझिए, आपके घर में आग लग गई, आपने बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई, अब उसने क्या कहते हैं उसको आग बुझा दी, बट जो डैमेज आग कर गई है वो रिवर्स नहीं हो रहा है ना, वो तो पानी से भी रिवर्स नहीं हो रहा है। और अगर आप उस पर पानी डालते रहे तो जो बाकी चीज़ें घर की आग से ख़राब हो रही थी पहले, अब वो पानी से ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक एप्रोप्रिएट लिमिट आपको पता लग गई कि इस पे तो मुझे रुकना था। अगर तो आप रुक गए, जैसे आग बुझना आपका एम था, उस पर रुक गए तो ठीक है। अब आग बुझने के बाद भी आपको नहीं यार इससे फ़ायदा हुआ था, मैं तो और पानी पाते जाता हूँ, तो ख़राब ही है ना आपके लिए। सेम कॉन्सेप्ट मेडिकेशन के अंदर भी है। बट बहुत लोग जो बिना सोचे समझे पेन किलर लेते हैं, नॉट राइट। क्या हो सकता है उनके साथ? व्हाट वुड यू टेल देम? मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पेन किलर्स SOS रिक्वायर्ड टाइम पे होनी चाहिए। एक्सेस लेंगे तो कोई भी ऑर्गन कभी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलाइज करती है उनको। आप अपनी बॉडी को एक वो समझिए, एक कंटेनर समझो। आप इसके अंदर जो डालोगे वो बॉडी, जैसे आप मान लो एक कंटेनर में कुछ डालते हो, तो कंटेनर में जब जगह भर जाती है तो वो चीज़ों को ख़राब करना शुरू करता है। वैसे ही बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ डालोगे वो आपकी ऑर्गन्स को फंक्शन करवाएंगी, और दवाइयाँ या तो लिवर के रूट से या किडनी के रूट से निकलती हैं। जब वो एक्सेस फंक्शन होगा तो ऐसा है ना कि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती रहेगी, वेयर एंड टेयर होता रहेगा, उस अकॉर्डिंग आपके ऑर्गन फेल होने शुरू हो जाएंगे अगर करोगे। ये नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा टॉक्सिक भी होती हैं। मतलब आपको पता है कि केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं और आपकी बॉडी में रिएक्ट करती हैं जाके, है ना, कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी। तो जब रिएक्ट करेगी और आपको ये सब पता है तो क्यों एक्सेस में यूज़ करना है? एप्रोप्रिएटली यूज़ करो इसको, किसी भी चीज़ को एप्रोप्रिएटली यूज़ करो। ओके, मुझे तो बताओ, बहुत लोग ना फीवर को लाइटली लेते हैं। हाँ जी, कि 102 हो गया, 103 हो गया, क्या है, मैं तो काम पे चले जाऊँगा, इट्स फाइन, मैं ले लेता हूँ पैरासीटामोल और चले जाता हूँ। पैरासीटामोल के भी नीचे नहीं आता है, बट चलते हैं। करना चाहिए सर? देखो, अप टू 3 डेज तक फीवर को आप एक नॉर्मल कंडीशन मान के चल सकते हो। एक रफली मतलब वेग सा आंसर दे रहा हूँ, नॉट कि अब आप कहो कि बुक में तो ऐसा लिखा है, कि मतलब एक लेमन एक प्रोटोकॉल ये बना सकता है कि 3 दिन तक बुखार सेटल हो जाएगा, तब तक मेजर मतलब मॉनिटर घर पे कर सकते हो। और 3 दिन बाद एक ऑफिशियल कंसल्ट लेनी ज़रूरी है। ओके, ठीक है। 3 दिन के बाद अगर फीवर आपका नीचे नहीं आ रहा है, कंसल्ट आपने ले लिया है, उसके बाद आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए फीवर के। फीवर जो है अकेला इतना नुकसान नहीं करेगा जितना वार्निंग साइंस नुकसान करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, डेंगू फीवर है जैसे, उसका बुखार मान लो हफ्ता रहता है, 3 दिन आपने PCM ली, नहीं ठीक हुआ, है ना, उसके बाद आपने PCM पैरासीटामोल हो गया। हाँ, तो अब आपने क्या करना है कि आपने उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कभी भी उल्टियाँ आनी शुरू होगी परसिस्टेंटली, कभी भी कहीं से कोई ब्लीड हो गया, यूरिन में ब्लीड हो गया, उल्टी में ब्लीड हो गया, कभी भी ऐसा हुआ कि इररेलेवेंट बातें करने लग गया मरीज मेरा, आपके क्लोज्ड वंस या फिर आप खुद, कभी भी ऐसा हुआ चक्कर आके गिरने लग गए, सांस फूलने लग गई आपकी, ये वार्निंग साइंस हैं। इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है इस टाइम पे, इसको लाइटली नहीं लेना है। इसका मतलब है प्रोग्रेस कर रहा है।
जो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रहा है उसका मतलब है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जब कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हेल्प चाहिए। अगर इनमें से कुछ नहीं होता है और फीवर कंसिस्टेंटली, जैसे कल 104 था, पीसीएम लेने के बाद, पैरासीटामॉल लेने के बाद भी नहीं उतर रहा था, अब पैरासीटामॉल के लेने के बाद 8 घंटे बाद उतरने लग गया है, अगले दिन पैरासीटामॉल ली 2 घंटे में ही उतर गया और गैप बीच में, तो मतलब ठीक चल रहे हो। बट अगर उतर ही नहीं रहा है, दवाई को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, तो डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे इजीली नहीं लेना चाहिए इसको। और ऐसा भी नहीं कि डर जाओ यार कि बुखार हुआ भागते जाओ, वो भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि बट 102 103 में काम करने एक बार नहीं काम करने तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि 102 103 में बॉडी इतना रिस्पॉन्ड करने नहीं देगी आपको। आराम करना चाहिए, एक आधा दिन आपको सिक लीव मिलती है वो लेनी चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट, नॉट पैरानॉइड अबाउट इट, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट। हाँ, ये भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, उसके बीच में हूँ मैं अभी। अगर लंबी रेस में दौड़ना है तो हेल्दी रहना है। पैसा चला गया वापस आ जाएगा, बंदी चली गई वापस आ जाएगी, कोई भी चला गया वापस आ जाएगा, हेल्थ खुद की चली गई वापस नहीं आएगी। Fair. और कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब उस टाइम पे सोचोगे कि यार वो टाइम था, 2 दिन बैठता आराम से तो ये हो जाता, ये ऑर्गन बच जाता और मैं आगे चिल कर रहा होता। अभी तो ब्रेक ले सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ मिस हो जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट है। और रेड फ्लैग्स ज़रूर देखने हैं। तो रेड फ्लैग्स मतलब परसिस्टेंट फीवर दवाइयों के साथ ना उतर रहा हो। ओके 1, पेट में दर्द हो, उल्टी आनी शुरू हो जाए, 2, कहीं से भी कोई ब्लीड होनी शुरू हो जाए, 3, एकदम से लेथार्जी या फिर अबनॉर्मल एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ इररेलेवेंट टॉक्स, चक्कर आ जाना या फिर मतलब समझ ना आना कि क्या हो रहा है, या फिर एकदम से ब्लड रिपोर्ट्स ऊपर नीचे बिगड़ जाना अक्यूटली, मतलब जल्दी रेड फ्लैग साइंस हैं, ध्यान रखना चाहिए और केयर करनी चाहिए। ठीक है, प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ डेथ हैं, ये प्रिवेंट हो जाना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, लोग फीवर में ना पट्टी चढ़ाते हैं। वेरी गुड, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। ठंडी पट्टी चढ़ानी चाहिए। अच्छा करना। क्या होता है इससे? बेसिकली क्या होता है ना, हाई मतलब ब्रेन ने आपका सेट पॉइंट ऊपर कर दिया है। अब ब्रेन सेट पॉइंट जब ऊपर करता है तो बॉडी कैसे हीट को प्रिजर्व करती है, शिवरिंग से। ब्राउन फैट जो होता है वो आपका वो थर्मोजेनेसिस करता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करता है। तो अब बॉडी जो है वो इंटरनल फैक्टर्स बढ़ा रही है। अब आप दवाइयाँ तो बारी, जैसे पैरासीटामॉल की मैंने आपको रेंज बता दी कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब कई वायरल डिजीज़ हैं जिसमें आप उसके ऊपर जा नहीं सकते, तो क्या करोगे? टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो ऑर्गन्स डैमेज होने के चांस रहेंगे, तो उसको ऐसे ही कूल करोगे। इनफैक्ट हाइपर पायरेक्सिया जो होता है, मतलब फीवर जब 106 से ऊपर जाता है तो कोल्ड बेड्स और आइस वाटर सबमर्जन जो होती है, वन ऑफ द ट्रीटिंग टेक्निक्स हैं इस चीज़ के लिए, हीट स्ट्रोक वगैरह के लिए। तो ठंडी पट्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, बेटर चीज़ है, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। वही जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन होने चाहिए जो डॉक्टर से पूछने चाहिए? अरे कुछ भी पूछना चाहिए आपको, आप थोड़ी डॉक्टर हो। आपको क्या है, आप स्टूपिड लगो, अच्छे लगो, ऐसा थोड़ी होगा कुछ। डॉक्टर ने कुछ बेवकूफ़ वाली बात पूछ ली तो वो स्टूपिड लगेगा, आप थोड़ी। आउट ऑफ द ब्लूज अंडर द स्काई जो मर्जी पूछ लो। बट स्टार्टिंग में आपने मेरे से बोला था कि ये पूछना चाहिए डॉक्टर से, ये दवाई क्यों दी, ये दवाई क्यों दी, ये उससे पूछो कि आपको क्या लग रहा है। तो बहुत लोग जाते हैं डॉक्टर के पास डायरेक्टली, बोलते कि मेरे को ना ये हो गया, मेरे को फीवर जैसा लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है, वो खुद ही बता देते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, कोई नहीं, बताने दो, वो तो उनकी नेचुरल वो है ना। उनको थोड़ी पता है कि हिस्ट्री टेकिंग में पहले आप अपनी लैंग्वेज में बताओगे फिर मैं इंटरप्रेट करूंगा, वो थोड़ी पढ़ के आए हैं। वो जो भी बताएंगे नेचुरल हिस्ट्री पेशेंट की टर्म्स में ही होएगी, आपको इंटरप्रेट करनी है। उसी के पैसे दे रहे हैं आपको या उसी की सर्विस ले रहे हैं आपसे ना वो, तो आपको इंटरप्रेट करनी है। पेशेंस रखनी चाहिए, मतलब हालांकि कम होती है हमारे में, बट रखनी चाहिए मुझे लगता है। बट इजंट इट बेटर कि आप सिर्फ बताओ कि क्या क्या हो रहा है, नॉट गिव डायग्नोसिस? नहीं, आप सब कुछ बताओ ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा। आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग हो, है ना। जैसे आप मेरे को बताने आए कि यार मेरा गला दर्द हो रहा था, साथ में मुझे फीवर हो रहा था, और आपने सोचा कि जो मेरे को बारी बारी यूरिन आ रहा है ये शायद ठंड की वजह से हो रहा है। मेरे लिए तो वो यूटीआई का साइन है, मैं तो फीवर से कोरिलेट करूंगा। तो सब कुछ बताओ ना मुझे, मैं डिसाइड करूंगा क्या ठीक है कि क्या ठीक नहीं है। आप थोड़ी डिसाइड करोगे ये चीज़। ओके ना, ये सेट कि 3 से 5 दिन में ना नॉर्मल फीवर चले जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना मत दिमाग लगाओ। हाँ, और अगर वार्निंग साइंस नहीं है, अगर वार्निंग साइंस नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, चले जाएगा अपने आप, राइट। बच्चों में भी सेम होता है। देखो बच्चों के अंदर क्या होता है ना, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। 14 साल से नीचे पीड्स मतलब पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले देखते हैं, तो उनके अंदर ना जैसे हमारे पेट्स में होता है कि वी अज्यूम थिंग्स, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलनेसेस होती हैं उनमें बैक्टीरिया समहाउ एज करता है वायरसेस को, तो उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, मतलब उनके सिनारियोज डिफरेंट होते हैं।
तो बेसिकली आप वही है कि हेल्थ फॉर ऑल एक जनरलाइजेशन नहीं होती है, हर स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए आपको हर स्पेसिफिक डेमोग्राफी, ज्योग्राफी और आपको हर स्पेसिफिक इलनेस पता होनी चाहिए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाते हो, यही आपको पढ़ के पता लगता है। तो फिर फीवर कम कैसे करें? क्योंकि फीवर हो गया आप 4 दिन तक तो पैनिक हो जाते हैं लोग। नहीं, आप तीसरे दिन पे डॉक्टर के पास आ तो रहे हो, कम तो होएगा ही। तो 3 दिन तक भी अगर कम नहीं हो और बढ़ता ही जाए तो कुछ पीसीएम देते हैं, जैसे मेरी डॉटर है, मतलब अभी 1.5 साल की है, हमारे तो फट लेती, मतलब हमारे तो हो जाता है कि एक बार भी बुखार हो जाए तो मतलब मेरे को डर नहीं लगता है बुखार से या किसी भी बीमारी से, क्योंकि मेरे को पता है कि ये होगा तो ये, क्योंकि हम अपने दिमाग में सिनारियोज बनाते हैं कि ये 3-4 हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। भाई मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया, मतलब मैं तो भागता हूँ अपने डॉक्टर के पास। कभी कभी तो मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि तू मत बात किया कर, तू रिदमा, मतलब मेरी वाइफ को बात करने दिया कर, तू हमसे मत बात किया कर, तू उल्टी सीधी चीज़ें पूछता है। तो एज ए लेमैन हूँ मैं तो उस चीज़ में ना, मतलब तो इसीलिए तो वो तो आपको तीसरे दिन पे दिखाना चाहिए डेफिनेटली। 3 दिन तक मैं उसमें भी लेवरेज देता हूँ, क्योंकि वही वार्निंग्स, जैसे आप बच्चों की बात करें, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ पीडियाट्रिक इन्फेक्शंस, बट थोड़ा बहुत तो मुझे समझ आता है कि जैसे बच्चा जब तक खा रहा है, खेल रहा है और बुखार है उसको, क्योंकि उनमें प्रीपोटेंसी टू फीवर ज़्यादा होती है, तब तक सही चल रहा है। जैसे ही बच्चे का बिहेवियर अब नॉर्मल हुआ, यू हैव अ प्रॉब्लम, डायरेक्टली गो टू द कंसर्न्ड पर्सन और दिखाओ कि क्या है। बट फीवर रात को बहुत वर्स हो जाता है, व्हाई डज इट हैपन? देखो, फीवर की सर्केडियन रिदम है, इवनिंग टाइम पे 4 o'clock नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही ज़्यादा होता है, वो 1 डिग्री से ऊपर वैसे ही जाता है। तो इसके हिसाब से जब फीवर होता है तो वो मेटाबॉलिक रेट हमारा उस टाइम पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए फीवर ज़्यादा दिखता है। बट उस टाइम पे जो लोअर वैल्यू है वो 99.9 तक होती है, सुबह जो होती है 98.6 तक होती है। तो 1.5 डिग्री के आसपास 1.3 डिग्रीज का तो यहीं फर्क पड़ गया ना, तो ऑब्वियसली उतना ऊपर जाएगा। बट हाँ, 100, मतलब मान लो 100 या फिर 101 फीवर चल रहा है, शाम को सीधा ही 105 पे पहुंच गया, अलर्ट, डेफिनेटली अलर्ट। एंड ऐसी कौन सी 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ फीवर? देखो, एक तो सेल्फ मेडिकेशन मुझे लगता है बड़ी मिस्टेक है। दूसरा मुझे लगता है कि इग्नोर करना 3 दिन से ज़्यादा रेड फ्लैग्स को या फिर फीवर को मिस्टेक है, है ना। फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है, तो प्रिवेंट होना चाहिए। जब आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस है, प्रिवेंट होना चाहिए। और मुझे तीसरी लगती है कि इधर उधर से बात सुन के अपना खुद इलाज कर लेना गलत बात है। अगर इलाज करना ही है तो ढंग के बंदे से बात करके करो, नहीं तो मत डरो। बीच वाला रास्ता नहीं कि 2 बार ये दे दिया, एक आधी बार ये भी दे दिया और उसके बाद कि भाई अब कुछ हो नहीं रहा है, वो नहीं करना चाहिए। एक, व्हेन यू आर नॉट क्लियर ओवर हेयर, स्टॉप। व्हेन यू आर क्लियर ओवर हेयर, डोंट लिसन टू एनीबॉडी, वो होना चाहिए कि एक बार यहाँ ये डॉक्टर तो इसी सुनूंगा, हाँ, नहीं तो नहीं सुन, नहीं तो मेरे को पता है कि ये ऐसे चल रहा है, चिल होएगा, मैं चलूंगा इस पे, कोई चक्कर नहीं। ओके, टेल मी डेली हैबिट्स, ऐसी कोई 3 डेली हैबिट्स जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो फीवर, वायरल, जो इतनी चीज़ें हमारे देश में उन सबसे उसे नहीं हो। 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक वर्सेस एक्सरसाइज मस्ट। गुड डाइट, बैलेंस डाइट अलॉन्ग विद टाइमली डाइट मस्ट। गुड स्लीप मस्ट। 3। और काम खत्म होते ही 5 बजे या जितने बजे भी खत्म करते हो, स्विच ऑफ करके घर पहुंच जाओ और चिल करो घर जाके। कौन कौन सी वैक्सीन्स लोगों को लगानी चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए? गुड, क्या है ना, अभी क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई है। देर आर मल्टीपल वैक्सीनेशंस जो आ गई हैं। जैसे यूएस के अंदर लाइन लगती है एक चीज़ के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कि हमने नहीं, बीमार हो ना, हमारे टीका टूका सा जो लगा दो। हाँ, इंडिया में अभी, इंडिया क्या है, मतलब LMICs, लोअर मीडियम इनकम कंट्रीज़ के अंदर एक तो वैक्सीनेशन थोड़ी महंगी है और इतनी गाइडलाइंस नहीं है, बट इंडिया ने निकाल दी है। कंसेंसस है सारी लंग इंडिया गाइडलाइंस का, उसके साथ साथ ID की, API, इन सब ने मिलकर एक बुक बनाई है। पर्टिकुलर बीमारियां या पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। निमोनिया की वैक्सीन आती है, 55 एज कट ऑफ कर दी है, डेफिनेटली लगनी चाहिए। 55 तक? 55 के बाद तो लगनी चाहिए। 55 से पहले अगर आपको कोई कोमोबिडिटी है तो भी लगाते हैं। और उसके साथ साथ हर्पीस की वैक्सीन आई है, अमिताभ बच्चन जी बहुत ऐड करते हैं उसकी, डेफिनेटली लगनी चाहिए भाई, ज़िंदगी बचा देती है। टाइफॉइड की वैक्सीन ट्रैवल कर रहे हो या इंडिया जैसी जगह पे लगा सकते हो। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल डेफिनेटली लगानी चाहिए। कोविड की वैक्सीन बहुत हेल्पफुल है, जो प्रोटोकॉल आता है डेफिनेटली लगनी चाहिए। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, डेफिनेटली लगनी चाहिए। जिन्होंने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन नहीं लगाई है,
अप टू 28 ईयर्स इंडियन गाइडलाइंस में आ गया, वर्ल्ड ने अप टू 45 ईयर्स कर दी है। डेफिनेटली लगनी चाहिए। इकलौती वैक्सीन जो कैंसर से बचा देती है, जो इन्फेक्टिव कैंसर, HPV, मेन को भी। हाँ, मेन में एनल कैंसर, ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर सबसे बचाती है, पेनाइल कैंसर से बचाती है। और 85% केसेस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 टाइप से होते हैं। और नैनोवैलेंट मतलब नोनावैलेंट वैक्सीन आई है, 9 स्टेन, टेट्रावैलेंट है, बाईवैलेंट है, गार्डसिल और सर्विरैक्स करके वैक्सीन आई हैं। बहुत तगड़ी वैक्सीन हैं, डेफिनेटली लगानी चाहिए। मतलब मेरे को हमारे टाइम पे अगर शेड्यूल में होती पक्का लगवाते, अब मेरे को पता है मैं अब लगवाऊंगा, 100% लगवाऊंगा मैं। तो ये 100% लगनी चाहिए वैक्सीन। एक हेल्दी एडल्ट जो इंडिया में है अभी अपनी 20s में, जैसे आई एम 28, राइट, सो जो 20s में है या 30s में, उनको ये सारी वैक्सीन लगानी चाहिए? नहीं, उनको अगर आप एंडेमिक नॉट गुड सैनिटाइजेशन वाले एरिया में हो तो टाइफाइड लगनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन हर साल लगनी चाहिए, वेरी स्ट्रांगली हर साल लगनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे एनवायरनमेंट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैल रहे हैं, फ्लू सिक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना। और अब तो हर साल उसका नया स्टेन ढूंढ के वैक्सीन बनती है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन आती है, 4 स्टेन मार देती है, उसी से ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब बच जाओगे तो और क्या चाहिए। इनफैक्ट एक रिंग वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट होता है कि आपने वैक्सीन लगा ली, आपके घर में कोई बंदा है जो 65 से ऊपर है, डायबिटिक है या कोई डिजीज के लिए दवाई ले रहा है, जब आप ही को फ्लू नहीं होगा, क्योंकि आपको तो कोई सीरियस फ्लू होएगा नहीं, तो आपने जब वैक्सीन लगवा ली तो उसको नहीं होगा, वो बच जाएगा। इसे रिंग वैक्सीनेशन बोलते हैं कि कम्युनिटी ने लगवा रखी है तो एक बंदा बच रहा है, चाहे वो माने ना माने बात। तो इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। सो इन्फ्लुएंजा लगनी चाहिए। HPV डेफिनेटली 28 फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले, नहीं तो कैचअप वैक्सीनेशन 28 से पहले। अगर गाइडलाइन नहीं फॉलो करनी है तो कई स्टडीज 45 की एज भी रेकमेंड करती है, उससे पहले लगवा लेनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा टाइफाइड की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ऑप्शनल वैक्सीन, बट लगवा लेनी चाहिए, अब तो बच्चों को लगती है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आपको जो हर्पीज की वैक्सीन है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, डायबिटिक हो या कुछ हो, तो वो लगनी चाहिए। बट ये 30s के ऊपर वे 50s में आ गई हैं, मतलब हर्पीज की उस टाइम पे लगवानी चाहिए। ओके, तो 30s में हर्पीज नहीं लगवाना चाहिए, जरूरत नहीं होती, उसमें इम्यूनिटी होती है, 55 ईयर्स तक रहती है। सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और HPV डेफिनेटली लगनी चाहिए। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन लगवानी चाहिए आपको, है ना, ये वैक्सीन। बाकी तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो बच्चों को लगती है वो तो डेफिनेटली मस्ट है, उनका तो कोई सेकंड वो है ही नहीं है, ओपिनियन। ओके, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये हम क्या डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं? डेफिनेटली मैं आपको इसका एक वो भेज दूंगा, हाँ, क्या कहते हैं कि क्या गाइडलाइन आई है। इनफैक्ट मैं आपको डायबिटीज, हाइपरटेंसिव्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स और इन सब की अलग अलग फोटो भेज दूंगा। ये डेफिनेटली जाना चाहिए, डन। हमारा मेन पर्पस ही लोगों के लिए वो है ना, तो आई थिंक ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायबिटीज का क्या बता रहे थे? डायबिटीज जो होता है वो भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो होती है, तो उसके अंदर ये सारी वैक्सीनेशन जो मैंने 5-6 बताई हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, सो डायबिटीज है तो फिर लगवाए, डेफिनेटली लगनी तो जल्दी भी लगनी चाहिए, जिसको 30 साल पे होगी उसको उसी पे लग जानी चाहिए। ओके, एंड किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की लेकिन वो बच्चे डायबिटिक नहीं हो तो देखो फिर तो नॉर्मल वैक्सीन लगवाओ और अपना HbA1c मॉनिटर कराओ हर 6 महीने में। ओके, बाकी फिर कोई दिक्कत, बाकी फिर देखते रहो, जैसे जैसे आगे होता है उसके अकॉर्डिंग देखो। गॉट इट। एंड अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है जो लगानी चाहिए उसे? एरियाज होते हैं, जैसे अफ्रीकन ट्रैवल में येलो फीवर वैक्सीन मांगते हैं, वो US जब जा रहे होते हो तब वो मांगते हैं, वो तो एरिया वाइज वैक्सीनेशन होती है। बट ऐसी कोई जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, बिकॉज वो ज़्यादा प्रोन है वायरसेस और इन्फेक्शन। देखो इंडिया से कहीं जा रहे हो तो आप वैक्सीन इंडिया से लेके ही जा रहे हो हर किसी की, है ना। तो मतलब जैसे इंडिया में भी टाइफाइड एंडेमिक है, बाहर भी कहीं जिन जगहों पर जा रहे हो एंडेमिक है, तो टाइफाइड की वैक्सीन लगवा सकते हो, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी से बेटर इम्यूनिटी वैक्सीनेशन देती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर एडजुवेंट्स डालते हैं। एडजुवेंट्स मतलब एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। नेचुरल इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो मेमोरी सेल बनते हैं, बेसिकली मैं इम्यूनिटी समझा देता हूँ थोड़ी सी आपको। मान लो कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स देगी पहले, साथ साथ बॉडी समझेगी कि क्या चीज़ है, और जो अंदर के जो बॉडी के वाइट सेल्स होंगे वो उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी वो बनाएंगे, मतलब उसकी डिजीज़ के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करनी शुरू कर देंगे। अब वो इम्यूनिटी एकदम से ऊपर आ गई, उसने उसको डिजीज़ को ख़त्म कर दिया। बट इस इम्यूनिटी में जो ये सेल बने, इसमें से कई सेल मेमोरी सेल की तरह स्टोर हो जाएंगे आपकी बोन मैरो में। अब अगली बार वो इन्फेक्शन हुआ तो जैसे इस बार 7 दिन लगे उसको कंट्रोल करने में, अगली बार उसको पता है कि ये पहले हो चुका है, इम्यूनिटी किक इन की, पहले दिन ही सारे गए और उसको मार दिया। बट ये मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये 2 से 3 साल में वीन ऑफ हो जाते हैं। जैसे ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो पुराने थॉट्स गायब हो रहे हैं। बट अगर आपने यही इम्यूनिटी वैक्सीन से गेन कर लिया तो ये मेमोरी सेल्स बहुत टाइम तक रहेंगे। तो फिर मान लो 50 साल बाद भी इन्फेक्शन आया, उसको पता है कि ये भाई एम्बेड हो गया, ये हमने देना है,
तो फिर इसी वजह से वैक्सीन इंपॉर्टेंट होती है। और लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इन वैक्सीन्स के? देखो, रिस्क बेनिफिट, साइड इफेक्ट तो अभी आप बाहर जाके सांस लोगे उसका भी है ना, तो रिस्क बेनिफिट, सांस लेना ज़रूरी है, ले रहे हो, जिंदा रह रहे हो, वैक्सीन ज़रूरी है, ठीक है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट पैरासीटामॉल या ये दे के वो कर लोगे, काउंटर कर लोगे। जिसके मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो तो वैक्सीन ही चेंज हो गई हैं। जैसे चिकन पॉक्स की लाइव वैक्सीन आती थी, अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आने लगी है, वो चेंज होती है। तो अब जैसे एग्जाम्पल लो, आपने अभी 3 वैक्सीन बोली जो लोगों को लगवा लेनी चाहिए, ओके? इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस ए और टाइफॉइड, काफी कंपैरेटिव सेफ वैक्सीन। ये चारों के कुछ भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं? नॉट दैट अ पर्टिकुलर थिंग हैज कम अप टिल नाउ, और बहुत टाइम से वैक्सीन आ रही हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है। एनीथिंग, कोई फेलियर, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई ब्रेन? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट आया रिकॉर्डेड ही नहीं है, मतलब अनऑफिशियली भी रिकॉर्डेड नहीं है जिस पे स्टडी शुरू होगी। क्योंकि ये सारा कुछ आप वेबसाइट्स पे देख सकते हो, clinicaltrial.gov पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या स्टडी चल रही है। तो उस पर पता लग जाएगा कि यार अगर वैक्सीन के अगेंस्ट कोई स्टडी चल रही है कि मान लो 10 साल बाद ये बताएं, तो आपको पता, तो थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा ना कि ये हो रहा है। वैसा भी कुछ नहीं है अभी। गॉट इट। तो एक वैक्सीन बनाने के लिए कितने फेजेस होते हैं क्या? मेरे को समझाओ कि अगर कोई बीमारी हुई एंड कोई फार्मा कंपनी या डॉक्टर बोलता है कि मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ मेरी दवाइयों से या मेरी वैक्सीन से, तो उसको अप्रूवल लाने में, प्रूव करने में क्या साइकिल होती है, कैसे स्टार्ट होता है? देखो, ऐसा है कि जनरली फेजेस ऑफ ट्रायल्स होते हैं, फेजेस ऑफ वैक्सीन्स नहीं होते हैं। अच्छा। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में चीज़ कैसे आती है। जैसे आपने एक दवाई बना ली या आपने एक वैक्सीन बना ली, तो पहले उसका फेज़ 1 सेफ्टी ट्रायल होता है। वो होता है 10 to 100 पेशेंट्स के ऊपर, कि हम पेशेंट हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं, उनको वैक्सीन या फिर दवाई देते हैं, उसमें सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं कि भाई सेफ है कि नहीं है, तभी आगे फेज 2 में जाएगी। कोई मर तो नहीं जाता, कोई हैंडीकैप नहीं हो जाता, सिवियर साइड इफेक्ट्स ये देखे जाते हैं। फेज 2 ट्रायल आता है। सिवियर साइड इफेक्ट्स मतलब क्या? मतलब आप हाइपर सेंसिटिविटी से लेके मौत तक कुछ भी देखना है, इसके बीच में सारा स्पेक्ट्रम देखा जाता है, इंक्लूडिंग फीवर, हेडेक, बॉडी एक, कुछ भी, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ भी अब नॉर्मल जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं देख रहे हो। ठीक है। फिर फेज 2 ट्रायल पे आते हैं, एफिकेसी स्टडी देखते हैं कि सच्ची में एफिकेशियस है भी है कि नहीं है। फिर फेज 3 ट्रायल होता है जो कि हजारों लोगों पे होता है। उसके बाद सारी एफिकेसी, सेफ्टी डिटर्मिन कर ली जाती है और मार्केट रेडी हो जाती है दवाई। उसके बाद उसे मार्केट में रिलीज किया जाता है। बट मेडिकल साइंस यहाँ तक नहीं शांत बैठती है। उन्हें लगता है कि अब हमने रिलीज कर दिया, अब रियल वर्ल्ड डेटा भी तो देखना है। जो मेरी लैब में हो रहा है 1000 लोगों पे, क्या वो रेप्लिकेट मिलियंस पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? जो मैंने एफिकेसी 50% की, 60% की, 80% की या 100% की बोली है, वो सच्ची में इतनी है भी है कि नहीं है? तो एक ऑब्वियसली अब सारे जेनेटिक मेकअप अलग हैं सबके। जो 10,000 लोगों के हैं वो 8 मिलियन के तो 8 बिलियन के तो नहीं है। तो उनके ऊपर ट्रायल होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है। तो वो लंबी स्टडी चलती रहती है। और कोई रेयर साइड इफेक्ट्स हैं वो 10 साल भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है। वो डिपेंड करता है एक्चुअली जब आप एक रिसर्च आर्टिकल या फिर कुछ नई बीमारी या फिर कोई नई दवाई के बारे में कुछ करना चाहते हो, तो पहले ही गवर्नमेंट आपसे एक रिटर्न में प्रोटोकॉल लेती है कि मैं कितने टाइम तक कौन कौन सी चीज़ देखूंगा। वो प्रोटोकॉल बाद में नहीं चेंज हो सकता है। यही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मेन गोल है कि आपने जो पहले बोला था वो आप बाद में करके दिखा रहे हैं, और उसके बाद आप मार्केट में लाने के बाद उसे करके हमें उसे मैच करा रहे हैं, तभी हम आगे दवाई के साथ जाएंगे। तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है दवाइयों का। ओके। एंड ये सारी चीज़ें होती पेशेंट्स पे? काफ़ी गुड आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ये फेजेस ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स हैं। ह्यूमन ट्रायल होने से पहले एनिमल्स ट्रायल होते हैं, उन पे देखा जाता है कि सच्ची में भाई कोई खराब ही तो नहीं हो जाएगा असली में काम। फिर ह्यूमन ट्रायल्स में आता है। फिर ह्यूमन ट्रायल्स में भी ऐसे स्क्रूटनाइज करके आगे जाया जाता है। तो आप बिल्कुल राइट हो कि पेशेंट्स पे ट्रायल किया जाता है, बट उससे पहले एनिमल स्टडीज डेफिनेटिवली पब्लिश्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि एनिमल स्टडीज होनी चाहिए, पब्लिश्ड होनी चाहिए वो स्टडीज, और फिर ह्यूमंस के ऊपर ये आती है। और किसी के साथ कुछ सीवियर हो गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया वैक्सीन? सर कंसेंट फॉर्म होता है, बताया जाता है पहले, फिर कुछ नहीं। अगर हो गया नहीं, हो गया तो उसकी बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस होती हैं कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मीट की जाती हैं। उसके क्या करना होता है? मतलब मान लो कि अगर एक 0.01% चांस है कि फेज 1 में ट्रायल किया और किसी की यहाँ तो डेथ हो गई सेफ्टी कंसर्न पे, फिर? देखो, ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को कुछ लगा दिया और वो मर ही जाएगा, है ना। ये तो नहीं होता है। ये तो एनिमल मॉडल्स में ही पता लग जाता है।
तो इतना बिलीफ ऑन साइंस करके ही आगे जाया जाता है, ऐसे तो नहीं जाया जाता है। बाकी 1.1% चांस तो ये भी है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और गाड़ी हिट कर जाएगी, उतना ही चांस इसके अंदर होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। इंडिया में इनोवेशन नहीं होते ना, इंडिया में मेडिसिन से वैक्सीन नहीं बनती, राइट? सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाता है, इंडिया सप्लायर है, वो सब बाहर से लेके बनाते हैं ना, बाहर के साइंस पे। इट्स नॉट कुछ हमारा इंडिया के इंडिजिनस वैक्सीन हैं, इंडिया बनाता है, बट बहुत मेजर स्केल पे नहीं बनाता है। बट आई थिंक अगले 10 सालों में आप वो चेंज देख लोगे कि इंडिया ही बना रहा है बस, और कोई नहीं बना रहा है। कोई इनोवेशन, कोई रिसर्च करके हमने कुछ बनाया है? हमारे पास पेटेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है ना, नहीं है ना जितने यूएस के पास हैं। तो पेटेंट्स एक भी है हमारे पास? इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन से हैं और कौन हैं वैसे हमारे पास, बट कौन से हैं वो नहीं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यूरोफ्लोमेट्री वगैरह की जो यहीं बनी है, बट मेरे को इतना वो याद नहीं है कि कौन सी हैं कि कैसे। सो देयर वाज अ गेस्ट ऑन पॉडकास्ट थोड़ा टाइम पहले, मेडप्लस पता है आपको? मेडप्लस सुना है मैंने। हाँ, तो मेडप्लस के फाउंडर है ओके। वो ये बता रहे थे कि इंडिया में मतलब कोई हमारी R&D करके जो हमारा ही प्रॉपर कोई ऐसी चीज़ है जो मैसिव वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ऐसा कोई पेटेंट ही नहीं हमारे। बिल्कुल, आप सही हो इस चीज़ पे। हाँ। एंड ही वाज लाइक, देखो R&D डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हम, उसके लिए हमने कुछ नहीं बनाया। कैंसर की बात करते हैं, कुछ नहीं बनाया। तो ही वाज जस्ट लाइक कि ही वाज नॉट क्रिटिसाइजिंग, ही इज लाइक हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, बट अब इट्स टाइम कि हमारी अब ये भी स्ट्रेंथ बने कि हम खुद ही बनाएं। नेक्स्ट 10 years के अंदर आप ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखोगे कि यहीं से बन रहा है बहुत कुछ। एंड कहाँ से बिलीफ आता है, ये क्यों बोलते हो आप ऐसा? दिखता है हमारे जूनियर्स को काम करते, और ये भी दिखता है कि कैसे प्रो इनोवेटिव आइडियाज़ आजकल लोग लेके आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। और फंडिंग ईजी है, आप बिजनेस ईजीली कर सकते हो। चलो मैं एक आउटसाइड द बॉक्स आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक एंटीबायोटिक इंडिया में बैंगलोर में डेवलप हुई है, अभी फेज़ 1 ट्रायल ख़त्म हुआ है, जो सारे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स की MIC को ब्रेक कर चुकी है। इंडिया में हुई है डेवलप, अभी हमारी PGI में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर आके उन्होंने बताया। तो बस वही है कि वो कंपनी इतना फंड रेज कर चुकी है, मतलब इतनी बार जा चुकी है, उन्हें इवेंचुअली WHO ने हेल्प किया, तो जाके दे वर एबल टू डू इट, और अभी भी फेज़ 1 में पहुंचे हैं, फेज़ 1 ख़त्म किया है उन्होंने। बट बहुत बड़ी चीज़ है, अंदर पता होती है, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ते हैं आगे जाके पता होता है कि 10 साल बाद हमने क्या करना है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 years एंड यू हैव टू एंटिसिपेट उसके आगे। तो ये चीज़ें पता होती हैं, तो ये चीज़ें हैं इंडिया में। तो अगर ये जो पर्टिकुलर उन्होंने मेडिसिन बनाई, एंटीबायोटिक बनाई, एंटीबायोटिक, यस, ये एंटीबायोटिक अगर मार्केट में आ जाती है, बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? आज की एंटीबायोटिक और इस एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंस है? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं दे आर वेरी कॉस्टली। तो जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंटीबायोटिक्स का है दैट इज़ वेरी मैसिव, है ना। तो अगर आप एक एंटीबायोटिक से सबको टारगेट कर रहे हो, लेट अस सपोज दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़, जो हम हायर एंटीबायोटिक दे रहे हैं दैट इज़ सपोज 5000 रुपीज़ अ सिंगल डोज। 3 डोजेज 15,000 रुपये की एक पेशेंट को आप दोगे, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। इधर आप 300 रुपये की डोज दोगे, इधर की जो डोज है उसके साथ एडिशनल एंटीबायोटिक्स या एडिशनल ट्रीटमेंट लगेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अब रेजिस्टेंट हो चुका है, इधर कुछ और नहीं लगेगा। तो 300 रुपये वर्सेस 30,000 रुपये में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हेल्थ केयर बर्डन पे, पीपल रिसोर्सेज पे, प्लस रेजिस्टेंस पे। फ्यूचर बचा रही है रेजिस्टेंस, हेल्थ केयर रिसोर्सेज प्रेजेंट बचा रहा है, और जो बर्डन है वो लोगों को बचा रहा है। तो इतना डिफरेंस है। तो ये 5,000 वाली 500 मिलने लग जाएगी? नहीं, मिलने नहीं लग जाएगी, उसका एक ऑल्टरनेटिव आ गया आपके पास। अभी आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, अब आप एक नई चीज़ मार्केट में उतार रहे हो, या एक नई चीज़ आपने बनाई है। एफिकेसी 5,000 वाली जितनी है ज़्यादा ही होगी ना अगर रेजिस्टेंस प्रिवेंट कर रही है तो, क्योंकि 5,000 वाली तो चल रही है बहुत टाइम से, 70% ही काम कर रही है, ये नहीं आएगी। मान लेते हैं इसका कोई जीन निकल भी गया रेजिस्टेंट, तो जब तक ये मार्केट में आएगी तब तक वो कंपनी कुछ और भी तो बना रही होगी ना, क्योंकि वो तो वहाँ नहीं रुक रही है। अब आप इसको एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट या बिजनेस देखोगे तो वो कंपनी ऐसा थोड़ी है एक बना के छोड़ेगी, फेयर है ना। तो वो उनका काम है, वो करते रहेंगे, ये हमारा काम है, ये हम करते रहेंगे, और जो पेशेंट का काम है ठीक होना वो। और ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन में आ रहा है कि ओवर द काउंटर? नहीं, अब तो DCGI ने सारी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कर दिया है फाइनली। अब इम्प्लीमेंट भी बड़े जल्दी हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग मुझे लगता है। ये जो इंडियन एंटीबायोटिक है, इसके चांसेस हैं कि ये मार्केट बहुत डिसरप्ट करनी चाहिए, अगर इफ एवरीथिंग इंडिया वर्ल्ड वाइड ही करेगी, क्योंकि अभी देखो
जर्नल्स जो अप्रूव करते हैं, बड़े जर्नल्स हैं, उन पे पेपर्स छपेंगे, जैसे लैंसेट पे छप जाएगा, एनईजीएम पे छप जाएगा, वर्ल्ड वाइड पता लग जाएगा। इंडिया से तो अभी एक आधी एंटीबायोटिक ही है जो आगे तक गई है ना, उसके भी मेजर रिसर्च आर्टिकल्स अभी तक आए नहीं हैं। बट अब इंडियन आर्टिकल्स एक्सेप्ट होने शुरू हो गए हैं। जैसे कोविड में एक पेशेंट आया था हमारे पास, उसको म्यूकर मीडियास्टेनाइटिस नाम की बीमारी थी। कोविड के अंदर यंग पेशेंट को छाती पे म्यूकर हो गया था। वो पेपर मतलब मैं देख रहा था उस पेशेंट को। क्या होता है म्यूकर? म्यूकर एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो आपने कोविड में सुना होगा कि नाक के और आंख में इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का। उसको स्किन पे हो गया था, वहाँ से चेस्ट के अंदर गया था। वर्ल्ड में एक ही केस होगा मुझे लगता है, हमने लैंसेट पे भेजा था, हमारी फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन है वो। तो अब एक्सेप्ट जब हमारे जैसे रेजिडेंट्स के एक्सेप्ट हुए हैं तो ये तो बड़ी चीज कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक चीज ऐसी दिखाई है कि हाँ ये होता है, कि हमने देख लिया ये होता है, देखो। ये तो कह रहे हैं कि हमने कर दिया है, ये हो रहा है, आगे देखो क्या करना है। तो जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली चलेगी। और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया किसी चीज से में पीछे है। मतलब जब इंडिया धक्का करता है इन चीजों में तो वो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट तो डालती है। तो ये भी डालेगी डेफिनेटली। आई वांट टू नो अबाउट ब्रेन कनेक्शन एंड फीवर। फीवर से ब्रेन को क्या असर होता है? देखो, हाई फीवर, इन्फेक्टिव फीवर जो होता है, अगर कंट्रोल ना हो तो ऑर्गन्स में स्प्रेड करता है। मान लो आपको इन्फेक्शन एक ऑर्गन का हो गया, अब उस ऑर्गन को आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो ब्लड में आएगा और ब्लड सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को। फिर देयर इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको वो इन्फेक्शन ब्रेक करेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हैज़ अ मैकेनिज्म जिससे वो सर्वाइव करेगा। अब वो मैकेनिज्म इम्यूनिटी को अवॉइड करता है। जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं उसको अवॉइड करना सीख जाता है। जब वो ब्रेन को जाके इफेक्ट करता है तो ब्रेन में इन्फेक्शन चला जाता है। अब ब्रेन में इन्फेक्शन डायरेक्टली जाता है तो वो ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, दौरे वगैरह पड़ते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, वो बोला जाता है। अगर वो इन जनरल ब्लड में जाता है तो उसको सेप्टिक एंसेफेलोपैथी, की इन्फेक्शन फैल गया है ब्लड स्ट्रीम की वजह से और अब ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, उसको वो बोला जाता है। क्या होता है इनसे? तो बेसिकली क्या होता है कि जब मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम बोला जाता है कि इन्फेक्शन जब फैल जाता है तो ब्रेन के फंक्शंस को, जैसे ब्रेन का फंक्शन आपको अवेक रखना है उसको ख़त्म कर देगा। ब्रेन का फंक्शन आपको नॉर्मल रखना है, अगर उसको हाइपर स्टिमुलेट कर देगा तो दौरे पड़ने लग जाएंगे, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर ब्रेन की वेसल्स को इफेक्ट किया तो उसके अंदर वैस्कुलाइटिस या फिर उसके आर्टरीज का इन्फेक्शन कर देगा, आर्टरीज रप्चर करके लीक कर देगा जिससे ब्लीड हो जाएगी, हेमरेजेस हो जाएंगे। कभी कभी ब्रेन के अंदर जाएगा, इन्फेक्शन का क्लॉट बन जाएगा तो वो स्ट्रोक कॉज कर देगा। तो इन्फेक्शन कैन लीड टू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, ये बोला जाता है। आप इतनी रिसर्चेस पढ़ते हो, आप इतनी ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो एंड आपका स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में है जहाँ पे आप पढ़ते हो वायरसेस, इन्फेक्शंस, फीवर्स, वायरल्स, राइट? मेरे को बताओ, व्हाट इज़ द मोस्ट शॉकिंग थिंग यू हैव फाउंड आउट इन योर स्टडीज़ एंड इन योर रिसर्चेस? आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं शॉकिंग नहीं बोलूँगा, बट मेरे लिए सबसे, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, मेरे लिए सबसे अच्छा रेवलेशन या सबसे सरप्राइजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैंने मेरी लाइफ में पढ़ा वाज साइकोइम्यूनोलॉजी। मेरे लिए वो बहुत न्यू था। मतलब दिस इज़ इनसेन कि आप जो सोचते हो वो चीज़ आपके ऑर्गन्स इंटरनली ख़राब कर सकती है। कि अगर मेरी पर्टिकुलरली मैं किसी चीज़ के बारे में परेशान हूँ तो वो परेशानी मेरे ऑर्गन्स पे एक्चुअली इफ़ेक्ट कर सकती है, राइट? एंड दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी कि मेरे को गुस्सा आने से मेरा लिवर ख़राब हो सकता है, मेरे फ्रस्ट्रेशन होने से, स्ट्रेस होने से मेरा गट ख़राब हो सकता है, मेरी किडनी पे फ़र्क पड़ सकता है, मेरे मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब दिस वाज इनसेन कि मेरे जो सोचने की मेरी शक्ति है वो मेरे को अंदर ही अंदर खाते जा रही है और मेरी बॉडी पे एक्चुअल असर दिख रहा है। तो जो मैं सोचता हूँ उससे मेरा ब्रेन ख़राब होता है, मेरा ब्रेन जो ख़राब होता है मेरा गट ख़राब होता है, गट ख़राब होता है मेरी बॉडी ख़राब। दैट वाज वेरी न्यू। वो फील्ड मेरे लिए, मेरे को लगा था कि ये तो कोई बात ही नहीं करता, हम सब ये सोचते हैं कि कहीं बाहर से आया, कहीं बाहर से आया। एक्चुअल तो घर में जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई की वजह से भी मेरे अंदर ही अंदर बॉडी ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मैं वो सप्रेस करते जा रहा हूँ, मेरे इमोशंस और नेगेटिव से नेगेटिव बनते जा रहा हूँ, बाहर दिखाई नहीं रहा हूँ। सो ये साइकोइम्यूनोलॉजी की जो फील्ड थी, इसके बारे में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, इट वॉज न्यू फॉर मी। सो व्हाट इज़ फॉर यू? तो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर देता हूँ। बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। आपके किसी लव्ड वन को डेंगू हुआ या आपके किसी नोन को डेंगू हुआ, आप उसकी कंडीशन के बारे में कैसे पता करते हैं? क्या पूछते हैं आप उसको फ़ोन करके? कि प्लेटलेट्स
नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा है, क्या हो गया? तो गिर तो नहीं रहे बहुत प्लेटलेट्स और डेंगी सिवियरिटी हैज़ नो रिलेशन, जीरो रिलेशन। तो डेंगू में सबसे पहले प्लेटलेट्स की तो बात करते हैं। हाँ, तो वो उसका कोई वो नहीं है। इनफैक्ट 2016 में 2 पेपर आए थे इजराइल से और आई थिंक एक साउथ अफ्रीका से, जो साउथ अमेरिका से, जो लैंसेट पे पब्लिश्ड हैं। मैं आपको आर्टिकल्स के वो भी भेजूंगा, विच सेज प्रोफाइलैक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज यूजलेस इन डेंगी। इनफैक्ट नई गाइडलाइंस इंडिया की 10,000 तक भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं करने देती है। टर्शरी या क्वाटरनरी सेंटर में 0 प्लेटलेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेंगी के अंदर अगर आप जेन्युइनली पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हो तो हेमाटोक्रेट एक पैरामीटर है सीबीसी के अंदर जो आता है वो, या वार्निंग साइंस ऑफ डेंगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेमाटोक्रेट एकदम से कम हो रही है तो मतलब इंटरनल ब्लीड चल रहा है जिसके अंदर आपको हाइड्रेशन देनी है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। एकदम से ज़्यादा हो गई है पर्टिकुलर रेंज से तो इसका मतलब ब्लड वो पानी जो है फ्लूइड लीक हो रहा है, उसमें आपको फ्लूइड थेरेपी देनी है। इसका प्लेटलेट से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि प्लेटलेट्स डेंगी होने के बाद गिरने लग जाते हैं? क्योंकि वो चीज़ आपको दिखती है और उससे आप डर जाते हो बेसिकली ना, कि भाई मेरी तो 0 होगी। मेरी मतलब पर्सनली मेरे परिवार में मैं प्लेटलेट 0 पे भी नहीं डरूंगा जब तक उसको ब्लीड नहीं हो रहा है तो। और ये मैं डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर्स को पता है ये। और आप कभी भी देखोगे फालतू प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कहीं भी नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप ही पीछे लग जाओ कि कर कर कर, फिर वो आपका कंसेंट लेके कर देते हैं कि भाई ये कह रहा है 20,000 के नीचे, पहले पुरानी गाइडलाइन थी तो कर दी, अब 10,000 के नीचे आई है तो कर दी। तो लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो परेशानी की बात है, प्लेटलेट कुछ खराब नहीं हो जाएगा। मतलब है कि बॉडी के अंदर वायरस डिस्ट्रॉय कर रहा है अभी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट मर जाएगा। पेशेंट तो कैपिलरी लीक से, डेंगी शॉक जो इसका मतलब कि रिड्यूस इन ब्लड प्रेशर, इससे मरेगा, प्लेटलेट से नहीं मरेगा पेशेंट कभी भी। ओके, आपने एक जगह मैं आपका रील्स देख रहा था, यू हैव सेड कि डेली 2 से 3 लीटर पानी पीने से 80% डेंगी तो ठीक हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली क्या होता है ना कि डेंगी पेशेंट को कैसे मारेगा। डेंगी पेशेंट जो होता है उसकी जो हमारी ब्लड वेसल्स, लेट अस सपोज कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक पाइप है, वो पाइप को अटैक करेगा, उसमें से पानी जा रहा है, अब पाइप में होल हो जाएंगे तो पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। हमारी ऑर्गन्स का मेन जो वो है ट्रांसपोर्ट मीडियम ब्लड है, ब्लड लिक्विड होता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। अब 6 लीटर ब्लड मतलब 6 लीटर के आसपास पानी होता है, वो पानी मान लो 4 लीटर हो गया तो डेफिसिट कितना हुआ? 2 लीटर। वो पियोगे तो उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन मिलेगी हर चीज़ को। ऑक्सीजन नेचुरल वो है, फ्यूल है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, चलता रहेगा काम। अब आपको पता है आपने 3 से 4 दिन ये कर लिया तो आपकी बॉडी ने अपने आप ही इम्यूनिटी से फट्टे चक देने हैं उसके और सारा डेंगी क्लियर कर देना है। जब वो क्लियर ही कर देगा तो ये जितनी भी रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी साथ साथ कर लेगी उसको, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ये क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगी है, 5 से 7 दिन के बीच में रहता है। डेंगी में जब बुखार उतर जाता है ना, सबसे ज़्यादा डेंजर वो 2 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि वही क्रिटिकल फेज होता है। जब तक बुखार रहता है तब तक बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, लड़ रही है। जब बुखार उतर गया है इसका मतलब है कि क्रिटिकल फेज शुरू हो गया है। तो 5th to 7th डे क्रिटिकल होता है। 7th डे के बाद डेंगी रिकवर अपने आप होना शुरू हो जाता है। 7 दिन तक आप पेशेंट को अगर मॉनिटर करके बचाते रहे तो आपको 8वें दिन कुछ नहीं करना है। तो आर यू टेलिंग कि अगर डेंगी है किसी को तो 2 से 3 लीटर पानी डेफिनेटली, राइट, और पैरासीटामोल से लगभग ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटल में भी तो यही करते हैं, जो फ्लूइड देते हैं वो क्या होता है? पानी तो है, मतलब पानी का ही सब्स्टिट्यूट है, हाइड्रेट ही कर रहे हो आप। और हॉस्पिटल में उतारने के लिए क्या दे रहे हो? 1 ग्राम पैरासीटामोल दे रहे हो, तो और क्या कर रहे हो आप ऐसा हॉस्पिटल में? बट प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन का एक क्राइटेरिया है, रैपिड फॉल ऑफ प्लेटलेट, रिपीटेड वॉमिटिंग्स, या फिर लूज टूल्स ऐसे हों जिसमें ब्लड आए, या फिर उल्टियाँ हों जिसमें ब्लड आए, एकदम से लेथार्जी हो जाओ, ऑल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम मतलब इररिलेवेंट टॉक्स होनी शुरू हो जाएं। एंड बहुत बड़ा मिथ है इसके अराउंड कि गोट मिल्क पीने से डेंगी में असर होता है। Have you heard that? या मेरी रील्स हैं इस पे काफ़ी। अच्छा। बहुत गालियाँ पड़ती हैं मुझे इस पे एक्चुअली। कोई इससे कुछ नहीं होता है। गोट मिल्क पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे स्टडी हुई है, मेटा एनालिसिस तक हुआ है, एक भी एविडेंस नहीं मिला है। गोट मिल्क न्यूट्रिशन के लिए पीना है पी लो, बट पैस्चराइज्ड गोट मिल्क पी लो, नहीं तो ब्रुसेला नाम की बीमारी हो जाएगी उससे। क्या हो जाएगी? ब्रुसेलोसिस एक बीमारी होती है जो इन्फेक्टेड मिल्क की वजह, अनपैस्चराइज्ड मिल्क की वजह से होती है बेसिकली। बताओ क्या होता है कि जो लोग डायरेक्ट मिल्क पीते हैं अनपैस्चराइज्ड मिल्क में एक अनपैस्चराइज्ड मिल्क का मतलब बताओ। जो ढंग से उबाला नहीं गया, लेमन टर्म में ढंग से उबाला नहीं गया, 100 डिग्री पे 4 मिनट तक उबालो, पैस्चराइजेशन हो जाती है। तो अब क्या होता है, इस टाइम पे कच्चे गोट मिल्क का रेट
बड़ा चढ़ जाता है, कच्चा दूध पीते हैं। इन और जो कैटल होती है या फिर जो वेटनरी होते हैं, इनके अंदर ब्रुसेलोसिस या फिर ब्रुसेला नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक डिजीज कॉज करता है फीवर का। फीवर के साथ साथ वो स्केलेटल मतलब मसल्स जो आपकी बोन्स होती हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत सारे हार्ट के वॉल्स में पस भर देता है, ब्रेन को इफेक्ट कर देता है ना। और ये लॉन्ग फीवर चलता है, ये डायग्नोज नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है डायग्नोज करना। तो ये चीज़ें कॉज कर देता है। तो अब आप अगर ये साथ साथ भी हो गए और गॉड फॉरबिड्स हो गया, जिसका काफ़ी गुड नंबर ऑफ चांस है, परसेंटेजेस मेरे को याद नहीं है तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा अभी। तो अगर ये हो गया तो आपको तो पता ही नहीं आप डेंगू ठीक करना है, डेंगू ठीक करना है, या फिर आपने ब्रुसेला ठीक करना है, या ब्रुसेला हो भी गया है या क्या हो गया, ये आपको पता ही नहीं है। आए आप किसी और चीज़ से थे, जाओगे आप किसी और चीज़ से। गोट मिल्क पी लो, दूध जो मर्जी पी जाओ, पैस्चराइज करके पी लो, बट प्लेटलेट में इसका कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है। क्या हो सकता है अगर कच्चा मिल्क पीता है कोई? तो कच्चे दूध से ब्रुसेला होने का चांस बढ़ जाता है एक, बस मेरे लिए यही एक मेजर इन्फेक्शन है। और वो ब्रुसेला मतलब होता है कि हार्ट में? ब्रुसेला क्या होता है, एक इन्फेक्टिव डिजीज, एक ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में जाएगा ब्रुसेलोसिस नाम का। वो पहले तो आपको बुखार करेगा, फिर आपकी बोन मैरो में जाएगा, आपके सारे सेल सप्रेस कर देगा, उसके बाद वहाँ से जाएगा आपके हार्ट में, क्योंकि डायग्नोज तो हुआ नहीं, इतना तो सोचते नहीं, इंडिया में तो बहुत अंडर रिपोर्टेड है। तो फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट के वॉल्स के ऊपर परमानेंट डैमेज कर देगा। जब वो डैमेज होएगा तो वहाँ पर ब्लड तेज तेज बजेगा, उससे पस भर जाएगी वहाँ पर, फिर वहाँ से निकलेगा ब्रेन में चला जाएगा, वहाँ से हड्डियों में जाएगा, हड्डियाँ तोड़ देगा आपकी। ये होता है ब्रुसेलोसिस के अंदर। ओके, तो हमने आज इतनी सारी बातें करी, उसमें ही पता चला कि एसी के नीचे सोने से फीवर नहीं होता, एंटीबायोटिक से फीवर ट्रीट नहीं होता। बिल्कुल राइट। तो ऐसे और कितने 5 मुझे मिथ्स बताओ जो फीवर के, एंड कंक्लूड दिस। ठीक है, तो सबसे पहला मिथ फीवर से रिलेटेड ये है कि सर्दी लग गई, टेम्परेचर चेंज हो गया से फीवर हो गया। नहीं, सीजनल वायरल फीवर हो गया। ठीक है। दूसरा मिथ है फीवर का कि यार बुखार हो गया है, एंटीबायोटिक्स खा ले ठीक हो जाएगा। वेरी रॉन्ग। पहले पता करना है कि किस बीमारी की वजह से फीवर हुआ है या किस ऑर्गेनिज्म से फीवर हुआ है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। तीसरा है कि कोल्ड स्पॉन्जिंग या गुड होम रेमेडीज, जैसे कि आप कोल्ड स्पॉन्जिंग हाई फीवर के लिए करते हो, दैट इज ऑल राइट। ओके, दैट इज अ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड जिससे बुखार ठीक हो सकता है। चौथी चीज है कि फीवर विद वार्निंग साइंस, कि अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए आपको एक्सपर्ट हेल्प पर्टिकुलर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। 5वां पॉइंट है कि वायरल फीवर्स के अंदर पेन किलर्स अवॉइड करनी चाहिए। जब तक हमें नहीं पता है कि फीवर का क्या कॉज है, पैरासीटामोल बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है फीवर को रिड्यूस करने के लिए। एंड ये भी रिकॉर्डेड फीवर के बाद ही। हाँ, 6वां पॉइंट भी सुन लो या फीवर और टेम्परेचर हो गया में डिफरेंस है। रिकॉर्डेड फीवर 100 से ऊपर फीवर माना जाएगा, रिकॉर्डेड टेम्परेचर 100 से नीचे फीवर नहीं माना जाता है। ये मिथ्स हैं हमारे फीवर के बारे में। गॉट इट। एंड एक वीडियो आपने बनाया था 5 के ऊपर ही, 5 रीजंस कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फीवर होता है। ये क्या है? बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सो अब हम 20th सेंचुरी में हैं। सेक्सुअल इंटरकॉर्स एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्कूल्स के अंदर, मतलब मेरे टाइम पे ही स्कूल्स के अंदर सेक्सुअल एजुकेशन शुरू हो गई थी, एंड पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट। पेरेंट्स गिव दिस टू देयर चिल्ड्रन, और मैं भी प्लान करता हूँ कि मेरे बच्चे शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जो फैलते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स से, नेमली हर्पीस, जेनाइटल अल्सर्स। दूसरा डिजीज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनाइटल वॉट्स उससे होते हैं। HIV वायरस सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है, हालांकि इंसिडेंस 0.3 to 1% है, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरकॉर्स यू आर हैविंग। चौथा हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये भी सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है। 5वां क्लमीडिया सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंटेशन एज फीवर कर सकती हैं। तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स रिसेंट हिस्ट्री में, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकॉर्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के उसमें, एंड द इंक्रीजिंग एडवेंट ऑफ LGBTQ एक्सेप्टेंस tells us to be aware of this, not to be afraid of it, to be aware of it and to look for the correct reasons at correct places. तो ये फीवर का कॉज हो सकता है, and you should not miss it while a person comes to you on the clinic, and you should not advise against it. You should not advise against a particular lifestyle, but you should always preach about
a safe sexual practice to avoid these infections because they are 100% avoidable with barrier methods and various other treatment modalities. And so you're saying that ये सारे इतने ज़्यादा dangerous जो diseases हैं वो हो सकती है, but उनका early symptom is only gonna be fever. Definitely, majority of the time it will only be fever. तो you'll feel like oh fever ही तो it's fine. Exactly. We just प्लस सबसे बड़ी बात है कि फीवर के साथ जेनाइटल अल्सर्स हो गए या कुछ प्राइवेट एरियाज पे कुछ हो गए, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो देर आर न्यूमरस ऑफ पेशेंट्स हु कम एंड हु आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट टॉकिंग, स्पेशली यंग बॉयज, है ना? आई फील गर्ल्स आर, हिंदी में बता दो ये एक्चुअली इट मच बेटर, ठीक, कि जितने ज़्यादा लोग तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्पेशली यंग बॉयज who are having a sexual relationship or a sexual partner with the same sex or are bisexual, who are very afraid to talk of being judged and they do not give this history. But मैं make sure करता हूँ कि मैं ये history उनसे पूछूँ, उन्हें comfortable feel कराऊँ, ताकि मुझे exact cause, मुझे क्या किसी भी डॉक्टर को exact cause पता लगे और मैं उसको unnecessary burden on his pocket by prescribing फालतू की दवाइयाँ या फिर कोई ऐसी चीज़ दे के जो मुझे ना समझ आए वैसे भेजूँ. मेरे को लगता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास मेरी स्पेशलाइजेशन को सीख करने आ रहे हो तो मैं उसे जस्टिस करके आपको भेजूँ. मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसकी जड़ तक पहुँचा, बट मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा बंदा बहुत कंफर्टेबली मुझे बता गया ये चीज़. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म की बात है. आपकी लाइफ, आपके रूल्स. हाँ, ये नहीं कि गोलियां चला दो जाके कहीं, बट आपकी प्रेफरेंस, जो करना है आप कर सकते हैं. और अगर प्रॉब्लम है तो हेड ऑन फेस कर सकते हैं उसको, रादर दैन कि उससे भागते रहें. फेयर. और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है. कई स्टार्ट डोजेज हैं, सिंगल डोज पे ठीक हो जाती है अगर पता लग जाए कि क्या है तो. गॉट इट. हियर वाज माय लास्ट क्वेश्चन. बहुत लोग बोलते हैं कि फीवर आना अच्छी बात होती है क्योंकि ये बॉडी में सारे आपके जो जर्म्स हैं और वो चीज़ें वायरसेस हैं वो मारता है, तो अच्छी बात होती है. और अगर आपको साल में 2 बार फीवर आता है तो आप तो बहुत ही लकी हो. हैव यू हर्ड दिस? मैंने मतलब हाँ, मैं सुनता हूँ ये चीज़ें. इनफैक्ट कल मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन में एक मेरे फॉलोअर या मेरे एक किसी ने मेरे से ये चीज़ पूछी है कि मुझे फीवर नहीं आता, ये बुरी बात तो नहीं है. तो मैं ये सुनता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, बट नहीं, ऐसा नहीं है. फीवर आना इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए ठीक है कि हाँ इम्यूनिटी काम कर रही है, बट अच्छी चीज़ नहीं है. अवॉइड. देखो, लड़ाई हो गई है, मेरी आर्मी आ गई है, मार काट के जीत भी गई है, बट मैं कोलैटरल डैमेज तो ले ही चुका हूँ ना. तो बेटर क्या था कि मेरी आर्मी आए ना, तो वैसी फीवर ही ना आए. फीवर नहीं आने के लिए मैं अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रिकॉशंस ले ही रहा हूँ. अगर मैं सब कुछ सही ट्रैक पे कर रहा हूँ तो क्यों मैं दलदल में फंस के बाहर निकलूँ? मैं दलदल के ऊपर से छलांग मार के ना निकल जाऊँ, इससे बेटर. तो वही सीन है. ऐसा कुछ नहीं होता 2 बार फीवर आने से तुम बेटर हो रहे हो ज़्यादा. मेरे लिए बेटर हो सकता है, मेरे पास कंसल्ट करने आ जाओगे, बट मेरे को नहीं लगता पेशेंट के लिए बेटर होगा ये. On that note, thank you so much. No it was pleasure. It was having so you. fun, man. Thank you. I see you in your podcast. मतलब I subscribe to you to be very precise. मैं उन 71% में नहीं बचा हूँ. nice. तो the thing is कि मतलब I see you very fit to be very precise. I've never smoked in my life. I've never. I don't drink. I don't smoke. That is too cool actually. मतलब that is the ideal life a person should have. But it's good and I've never done it. तो बढ़िया बात ये है कि चलो मुझे टेस्ट भी नहीं पता तो मुझे कभी इंक्लिनेशंस भी नहीं होती ऐसी. अच्छा. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कॉमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.